ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक अच्छा दिन, खासतौर से मिड कैप्स के लिए, लार्ज कैप्स में भी पूरे दिन आज ग्रीन में कारोबार। क्या हो आपकी रणनीति, इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। हफ्ते के पहले दिन बुल्स का जोश हाई, निफ्टी में 150 पॉइंट की रैली, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट से ज़्यादा दौड़ा। सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा रौनक, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 3% ऊपर। मिड कैप और स्मॉल कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। कच्चे तेल में गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में दिखी तेजी। IOC, HP, BPCL जैसे स्टॉक्स 3 से 4% भागे। वहीं इंडिको में भी भरी उड़ान और शेयर में आज 3% का फायदा। UBS के अपग्रेड के बाद वोल्टास में 7% की तेजी, बना वायदा का टॉप गेनर। PNG-RB की ओर से HP नेटवर्क टैरिफ में 47% की कटौती से 20% टूटा GSPL। और बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए परसिस्टेंट के नतीजे। स्टॉक आज 9% से ज्यादा गिरकर बना वायदे का टॉप लूजर। उधर उम्मीद से बेहतर चौथी तिमाही नतीजों से विप्रो में दिखा जोश। स्टॉक आज 2% चढ़ा। रिजल्ट के बाद HDFC बैंक भी फिसला। बाजार की नज़र आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही के नंबर्स पर। करीब 13% बढ़कर 19,550 करोड़ रह सकता है मुनाफा। आय में भी 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी संभव। और कल आने वाले नतीजों में नजरें रहेंगी टाटा कंज्यूमर पर। चौथी तिमाही में मुनाफे में दिख सकता है करीब 9% का दबाव, लेकिन मार्जिन में बढ़त की उम्मीद। बाजार को MCX और ICICI प्रू के साथ M&M फाइनेंस के नंबर्स का भी रहेगा इंतजार। और पूरा भरा वोडाफोन आइडिया का FPO आज बोली लगाने का आखिरी दिन। प्राइस बैंड 10 से 11 रुपए पर शेयर। ओके, चलिए फिर हश्ता वीडियो में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। एक अच्छा तेज़ी वाला दिन मार्केट के लिए। आप ये कह सकते हैं कि शायद सुबह बड़े गैप से खुलने के बाद मार्केट ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन वो बड़े गैप से खुलने के बाद एक बार ऐसा लग रहा था कि निफ्टी कोलैप्स कर रहा है, लेकिन फिर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी वापस, और अब हम वापस डे हाई की तरफ बढ़ते हुए। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ्राइडे को एक बड़ी रैली, याद रखिएगा, हो चुकी है। फ्राइडे का लो 21,700 था, वहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक प्ले हो चुका है। तो 500 साढ़े 500 पॉइंट की रैली कुल मिलाकर 2 दिन में पॉसिबल हो चुकी है यहाँ पर। मिड कैप्स ने भी आउट परफॉर्म किया। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा है मार्केट के लिए। इनफैक्ट 3:1 से भी अच्छा एडवांस डिक्लाइन। ये काफ़ी हेल्दी मार्केट मानी जाएगी उस हिसाब से कि मिड कैप्स में अच्छी खासी बढ़त है। हाँ, HDFC बैंक ने जरूर थोड़ा निराश किया, लेकिन ठीक है, ओवरऑल मार्केट का सेटअप अच्छा है। वीरू हश्ता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। तो एक वेलकम मूव, स्पेशली पिछले हफ्ते की लगातार बिकवाली के बाद। कंसिडरिंग ये एक्सपायरी वाला हफ्ता है, ये मोमेंटम के साथ जो हफ्ते की शुरुआत हुई है, क्या ये लास्ट करने के आसार बन रहे हैं? क्या वो दिख रहा है? और आज क्लोजिंग के लिए भी फिर अब कंसिडरिंग हम 333 सुबह में छू चुके हैं, वो फिर से अचीव कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल, देखिए आशिता, आज एक चीज़ बहुत अच्छी हुई। मार्केट ने गैप अप देके एक कंफर्मेशन दिया कि अप ट्रेंड इंटैक्ट है। उसके बाद दूसरी अच्छी चीज़ हुई कि मार्केट कोलैप्स हुआ थोड़ा सा। फर्स्ट सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, और वहीं से बाउंस बैक दिखाया। उसने 50 डेमा तक गया ही नहीं। तो वो हमारा 22,150 से 22,200 का बाय जोन था। 22,198 तक गए हम, वहाँ से हमने बाउंस बैक दिखाया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसने आपको एक सिंपल चीज़ दे दी, 2 लेवल दे दिए। 22,198 आज का लो, और 22,120 50 डेमा। अब आपको करना क्या है? अब आपको लॉन्ग रहना है और हर डिप में ऐड करना है। और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बहुत सिंपल हो गया, 22,120 के करीब जो 50 डेमा है। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं तो आज का लो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 22,198 के करीब का। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी में एक बाइंग का जोन है 47,500 टू 47,600। किसी भी कारण से अगर आपको ये जोन मिल जाए तो वहां पर लेने की कोशिश करें। आज सुबह एक बार के लिए उस जोन तक गए थे हम ऑलमोस्ट, और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर 48,000। सुबह भी 48,140 पे खुले, लेकिन वो मतलब उस टिक का कोई मतलब नहीं था, वहाँ कोई ट्रेड नहीं हुए होंगे। तो 48,000 एक रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि रिलायंस के नंबर्स आने पोस्ट मार्केट आज, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रहेगा। हालांकि रिलायंस में अनलेस कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आए या कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आए, नॉर्मली स्टॉक बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है अर्निंग्स से। तो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैं खुश हूँ आज के प्राइस एक्शन से।
काफ़ी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि साथ में मार्केट ब्रेड्थ अच्छी है। अगर यही प्राइस एक्शन खराब मार्केट ब्रेड्थ के साथ हुआ तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता, लेकिन मार्केट ब्रेड्थ जितनी अच्छी है, जितनी शानदार है, उसके हिसाब से ये प्राइस एक्शन बहुत ही शानदार है आज का प्राइस एक्शन। ओके, तो प्राइस एक्शन शानदार, होपफुली वो क्लोजिंग की तरफ भी हम यही मोमेंटम और रुझान लेकर चलेंगे। लेकिन HDFC बैंक, अनुज, नंबर्स में कई सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन आज 1% नीचे। अब ये मौका है क्या 1500 पर खरीदने का? देखिए आजदा, मैं एक चीज़ कहूँगा, मैंने वीकेंड पे भी एक रील डाली थी, सुबह मैंने एक व्यू लिया था कि HDFC बैंक पर आप 5 लोगों से पूछेंगे आपको 6 व्यू मिलेंगे, और ज़्यादातर व्यूज़ जो है ना वो बायस्ड होंगे, क्योंकि सबकी पोजीशनिंग के हिसाब से लोग अपने व्यू देंगे। मेरा व्यू बहुत क्लियर था कि इन नंबर्स में ना तो ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से स्टॉक 100 रुपये चले, ना ऐसा कुछ था जिसकी वजह से स्टॉक 100 रुपये गिरे। ये स्टॉक बेसिकली अब एक प्राइस करेक्शन कंप्लीट कर चुका है, इसमें बॉटम बन चुका है। अब इसमें कोई डाउट नहीं कि बॉटम बन चुका है, इसमें 52 वीक लो जो उसने बनाया वो बन चुका है। अब इसको थोड़ा कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक अब कंसोलिडेट करेगा। इसका 1360-1365 का लो है और 1757 के करीब का हाई है। अब इसकी एक मोटी मोटी रेंज मान लीजिए आप, 100 रुपये 52 वीक लो से ऊपर, मतलब करीब 1450 डाउन साइड पर, और 100 रुपये 52 वीक हाई से नीचे, करीब करीब वो प्लेट वापस दिखा दीजिए एक बार, 1650। तो अभी मेरे ख्याल से मोटा मोटा करीब 1450 से लेके 1650 की रेंज रहेगी अगले क्वार्टर तक। अगले क्वार्टर के नंबर्स के बाद फिर देखेंगे कि रेंज में फिर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। उसके बीच में सिर्फ एक एक्स फैक्टर है, वो है MSCI वाला फैक्टर। अब MSCI का अगर इंक्लूजन आ गया, वो जो टच एंड गो वाला है, और अगर वो $2 बिलियन की बाइंग आ गई, तब तो खैर ये ऑब्वियसली उस लेवल को क्रॉस कर लेगा। अगर वो नहीं आया तो मेरे ख्याल से एक रेंज बन गई इसकी 1450 से लेकर 1650 तक की। दुनिया में बहुत स्टॉक्स हैं, जरूरी नहीं है कि HDFC बैंक के थ्रू ही पैसा बनाना है, तो बाकी स्टॉक पर फोकस कर लें तो भी ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। अभी भी MSCI से उम्मीद कायम है। अब वो आ जाता है तो सोने पे सुहागा, वरना देखेंगे झूल ही रहा है काउंटर उस दायरे में। वीरू, गुड आफ्टरनून। हर्षिता गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून। मैं जिन स्टॉक्स पे फोकस कर रहा हूँ हर्षिता, वो इस वक्त PSU बैंक्स हैं। सुबह भी हमने बात की थी SBI पे, PNB पे, कैनरा बैंक पे। अभी भी प्लेसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, आज खुला बहुत स्ट्रॉन्ग सिंक हुआ, 20 डे वहाँ पे सपोर्ट लिया, वहाँ से पुल बैक देता हुआ। लेकिन इससे कहीं हट के अगर आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स को देखें तो उसकी प्लेसमेंट, उसका प्राइस बिहेवियर आज के सेशन में ज़्यादा बेहतर है। 7102 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ अब ऑल मूविंग एवरेजेस, और अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए कि 12 अप्रैल के बाद जो अपनी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है उसको बाइसेक्ट करता हुआ। पहला स्टॉक जिसको मैं मार्क करना चाहूँगा दैट्स PNB, 131.60 पे। मेरे ख्याल से मैं PNB को फिर इस क्लोजिंग में सबसे ज़्यादा आई थिंक वरीयता दूंगा। 131.60 लगभग हफ्ते 2 हफ्ते की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलता हुआ PNB। उसके बाद अगेन SBI, सुबह भी मैंने मार्क किया था, SBI डे हाई पर अभी भी आके ट्रेड कर रहा है। और जरा एक बार इसका OI एडिशन दिखाइए जरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 763 अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और शुक्रवार का इसका लो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 2 स्टॉक ये हो गए। तीसरा हो गया डिक्सन, जिसकी प्लेसमेंट मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। हर्षिता लगभग इस वक्त 3.18% ऊपर ट्रेड करता हुआ डे हाई पर, और यहाँ पर भी शुक्रवार को 50 डे का लो लगा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, आज सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो और प्राइस में देखिए क्या अद्भुत और क्या शानदार शॉर्ट कवरिंग है। तो पिछले 3-4 दिन में काफ़ी शॉर्ट राइड हुए थे, आज कवर हुए और शुक्रवार को कवर हुए। तो मेरी चॉइस इस वक्त 3 स्टॉक हैं, PNB, SBI और डिक्सन टेक्नोलॉजीज। हर्षिता, ओके, तो सरकारी बैंकों पर आगे डिटेल में बातचीत करेंगे भी। चलिए, इस बीच किन स्टॉक्स में कहाँ एक्शन बनता दिखाई दे रहा है वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कुछ की हमने बात की है, कुछ पर आगे और डिटेल में चर्चा होगी। ट्रेंडिंग काउंटर्स में तेजी वाला दिन, तो देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का बोलबाला आज। BPCL टॉप परफॉर्मर्स में एक, आयशर मोटर्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। टाटा कंज्यूमर कल आएंगे नतीजे, उससे पहले स्टॉक 2 से 3% ऊपर है। एक्सिस बैंक में भी आज अच्छी खरीदारी बनी है, लेकिन पूरी लाइमलाइट आज वोल्टास पर है। 6.5 से 7% का गेन वो UBS की रिपोर्ट पर। एक्साइड भी आज भागता हुआ। मेट्रोपोलिस, AB फैशन एंड रिटेल, ये दूसरे ट्रेड्स हैं तेजी की तरफ। मुनाफा वसूली कहाँ है? एक हमारा HDFC बैंक, दूसरे IT में अभी भी थोड़ा सा साइडवेज ट्रेड है। LTI माइंट्री आज थोड़ा सा दबाव के घेरे में। NTPC, JSW स्टील, ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर बिकवाली कायम है। इनफैक्ट LTI माइंट्री के साथ आप परसिस्टेंट देखिए 9% नीचे। वैसे नंबर्स में ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन स्टॉक नतीजों से पहले खूब भाग चुका था, उसके बाद एक करेक्शन आता हुआ।
वोडाफोन, बिरला सॉफ्ट, जेके सीमेंट ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर कुछ कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। चलिए अब हमारे पैनल में हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए ये वो बताएंगे। आज शरद अवस्थी से एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, आशीष बहेती, शिल्पा राउत, सुदीप शाह और अमित सेठ हैं। 2:15 बजे जोरदार एक्शन वाले स्टॉक्स आपके रेडार पर लेकर आएंगे। क्या खबर है, किस वजह से भागे स्टॉक्स, उसका ब्यौरा सुमित देंगे। 2:20 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों से क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है चौथी तिमाही में, नीरज बाजपेयी को जोड़ेंगे। 2:30 पर यतिन आपको बताएंगे कि येस बैंक को लेकर क्या अटकलें अब जोर पकड़ रही है मार्केट में। 2:30 बजे के आसपास चर्चा ये भी होगी कि वोडाफोन के एफपीओ का सब्सक्रिप्शन डेटा क्या कह रहा है, और फिर बात करेंगे सुमित से 2:45 के आसपास कल आने वाले नतीजों पर। टाटा कंज्यूमर, एम&एम फाइनेंस, एमसीएक्स के नंबर्स पर नजरें रहेंगी। 2:50 पर हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में मेहरबून ईरानी जुड़ने वाले हैं। फिर डीलिंग रूम का जायजा, बीटीएसटी और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए पैनल को स्क्रीन पर लेकर आइए और जरा एक ट्रेड्स लेना हम शुरू करेंगे अब सबके साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी गुड आफ्टरनून। अभी का ट्रेड मेरा क्रॉम्पटन पे जाएगा। क्रॉम्पटन में बाय, यहाँ पे क्रॉम्पटन काफ़ी दिनों के बाद 300 के ऊपर है, तो यहाँ से मुझे लगता है 325 से 330 आपको इमीडिएट टारगेट्स आने चाहिए। तो फ्यूचर में आप ले रहे हैं तो आप जस्ट 300 के नीचे 298 का स्टॉप लॉस रखिए, या फिर आप ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। 310 का कॉल ऑप्शन मैंने प्रभुदास लीलाधर में आज इसको रेकमेंड किया है, सेम रेट में 3.5-4 रुपीज़ के बीच में, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2 रुपये का रखिए, टारगेट्स इक्वली टूवर्ड्स 9 और 11 आपको मिलेगा। ओके, तो क्रॉम्पटन में एक मौका तेजी का 310 वाला कॉल आप कह रही हैं लेकर चलें। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। तो देखिए ABFRL में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। पैटर्न वॉल्यूम्स काफी बेहतर लग रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 237 के स्टॉप लॉस से आप इस स्टॉक में एक कैश में पोजीशन बना सकते हैं। तो टारगेट आपके करीब 250 रुपए के रहेंगे, 237 के स्टॉप लॉस रहेंगे। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो मई मंथ के ऑप्शन 240 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 12 रुपए के आसपास वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 18 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो आपका ट्रेड हो गया यहाँ पे एबी फैशन 241.15 पे। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। वीरेन जी गुड आफ्टरनून, अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी इन द पैनल। वीरेन जी, सुबह से नजर PSU बैंक्स में ही है, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत है। मॉर्निंग में मैंने कैनरा बैंक दिया था, बट सेकंड हाफ में हम देख रहे हैं कि SBI इज आल्सो डूइंग वेल। SBI अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। काउंटर में स्ट्रेंथ काफी है, 775 के ऊपर जाता है तो एक यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट भी इन प्लेस होगा, जो फिर काफी ऊपर के टारगेट्स बनेंगे। लेकिन फिलहाल मोमेंटम देखते हुए और फिलहाल स्ट्रक्चर देखते हुए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 762 के लगभग इसका प्राइस है, 745 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 790 के। ओके, चलिए अब आशीष बहेती के पास चलते हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम। अनुज जी, अभी की जो ट्रेड रहेगी एक्चुअली रिपीट है मेरी। 12 बजे के शो में भी मैंने इसे डिस्कस किया था। हेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हेवल्स तीसरा अटेम्प्ट कर रहा है जो 1570 का जो जोन है उसे सरपास करने का, और जिस हिसाब से मोमेंटम बना है आज और पूरे कैपिटल गुड्स में, हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है 1600 प्लस तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो हेवल्स में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1530 का एक एसएल मेंटेन करे एंड 1590 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 1590 का टारगेट तेजी वाला अब्बा हेवल्स में एक इस समय आ रहा है। और आज वैसे आप ये गर्मी का मौसम कहें या फिर यूबीएस का ओवरऑल इस सेक्टर पर बुलिश होना, ये एसी पंखे वाले स्टॉक्स खूब चल रहे हैं। सुदीप, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून अनुज एंड वीरू। जो हिसाब से हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम डिक्सन में बना हुआ है और स्टॉक एक ओवरऑल अप ट्रेंड में था। पिछले 1.5-2 महीने से हमने देखा है काफी एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में था। उसके बाद कंसोलिडेशन हमने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी देखा था, और स्टॉक 10 और 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था उसके नीचे कुछ 1-2 दिन के लिए फिसला था, पर आज फिर से 10 डेमा के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है और काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हो रहा है।
तो मुझे लग रहा है डिक्सन को एज अ शॉर्ट टर्म बाय किया जा सकता है 76.50 के स्टॉप लॉस से 78.80 और 79.30 के टारगेट्स के लिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी 776 पे बाय कॉल है, टेक्निकल्स कॉल पूरी हुई। और चलिए अब चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी, आज बाजार में बाहर का तापमान वो स्टॉक्स को गर्म रखे हुए है, वोल्टास को, हेवल्स को, और क्रूड की नरमी स्टॉक्स को गर्म रखे हुए है। आपका रुख क्या है इस वक्त बाजार पे, और आपका जो प्रेफर्ड कॉल है इस वक्त क्या है वो? देखिए, ब्रॉडली बहुत ज्यादा करेक्शन की तो हम भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, और ये वॉर के चक्कर में, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चक्कर में 3-4% हम ऑलरेडी करेक्ट कर गए थे। प्लस जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है उसमें भी एक 360 डिग्री टर्न आ गया है पिछले 2 महीनों में। तो दोनों चीजों को एब्जॉर्ब करते हुए 3-4% करेक्शन मेरे हिसाब से कोई मेजर करेक्शन नहीं थी, और इतना तो नॉर्मली बाजार में टाइम टू टाइम होता रहता है। तो मुझे लगता है उसको भी आपको स्ट्राइड में ही लेना चाहिए। 8-10% तक मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा कुछ बड़ी बात है इतने बड़े रैली के बाद बाजार में करेक्शन आना। तो अब मोटा मोटी मुझे लगता है एक बारी करेक्शन पूरी हो गई है और यहाँ से वापस इम्प्रूवमेंट ही होनी चाहिए। जहाँ तक स्टॉक का सवाल है, मुझे लगता है कोफोर्ज में काफी डिसेंट करेक्शन आई है इस बीच में। यूजुअली तो मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में फीचर नहीं कर पाता है क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही साइड पे ट्रेड करती हैं, लेकिन ये नई फंड रेस के बाद से लगातार करेक्शन हमने स्टॉक में देखी है। मेरा ये मानना है ER&D सर्विसेज में जिस तरीके से कंपनी की प्रेजेंस है, ग्रोथ रेट्स वगैरह स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। और इसके अलावा देश की 20 सबसे बड़ी IT एक्सपोर्टर्स में से कंपनी का नाम आता है। AI पे काफी बड़ा फोकस है उनका आने वाले समय में, जिसका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल बिजनेस में भी ट्रैक्शन काफी अच्छी है। पिछले 4-5 सालों में 17-18% जैसी CAGR रही है ऑर्डर इंक्रीजेस में। तो मुझे लगता है ये कंपनी आसानी से वो लॉन्ग टर्म में वापस रिक्रिएट कर लेगी। और अगले साल मेरे हिसाब से ग्रोथ भी काफी रोबस्ट रहनी चाहिए, 35-40% जैसी। तो आज परसिस्टेंट के भी थोड़े फ्यूचर नंबर्स के बारे में आउटलुक खराब आया है, तो उस वजह से वहां भी करेक्शन है। बट मुझे लगता है कोफोज में ये करेक्शन को यूज करना चाहिए बाई करने के लिए। अगले साल हम 200, 190, 200 रुपए के आसपास की अर्निंग की उम्मीद कर रहे हैं, और मुझे लगता है जैसी ग्रोथ रेट सस्टेनेबल वे पे कंपनी कर सकती है, 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो 6,500 के आसपास के लक्ष्य के हिसाब से कोफोर्ज। तो कोफोर्ज में डिप्स में एक मौका खरीदारी करने का। स्टॉक वैसे डिसेंट चला है, इनफैक्ट ये मिड कैप IT को लेकर काफ़ी एम्बिशियस पूरा बाजार रहा, लेकिन परसिस्टेंट को देखकर और उनके गाइडेंस को देखकर थोड़ा सा शेकआउट। आई एम सरप्राइज्ड विप्रो इतना भाग गया। नहीं हर्षिता, इसमें बताऊँ आपको रीज़न क्या है। 3-4 रीज़न बता रहा हूँ मैं, और सिर्फ विप्रो तो भागा ही है, उसके अलावा इन्फोसिस भी देखिए आप। इन्फोसिस का भी एक बार चार्ट देखिए, विप्रो भागा और इन्फोसिस इनफैक्ट डे हाई पर है। अच्छा, हमने ये बात की थी कि रिजल्ट से एक दिन पहले कि ये रिजल्ट वाले दिन बॉटम हो जाएगा जी। इन्फोसिस, ठीक है, उस दिन नीचे खुला, ग्रीन में बंद हुआ और उसके बाद से लगातार कभी गिराई। तो ये तो वो थीसिस प्ले आउट हो गया, इन्फोसिस का बॉटम बन गया। अब विप्रो और जो परसिस्टेंट के बीच का डिफरेंशियल है वो है पूरा वैल्यूएशन। विप्रो का वैल्यूएशन काफ़ी फेवर में है, प्लस अब मार्केट ने एक ये कॉल लिया है कि अब श्रीनी पालिया के अंडर ये कंपनी शायद वापस टर्न अराउंड करेगी, होप है। और इससे ज़्यादा आप गलत जा नहीं सकते यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से। एक विप्रो में हमेशा एक बॉटम बनता है इन लेवल्स के आसपास, तो इसके लिए ये मार्केट ने एक कॉल लिया है। परसिस्टेंट अच्छे नंबर के बावजूद इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि 2 रीज़न है। एक तो मार्जिन की उनकी गाइडेंस थोड़ी सी ख़राब थी, और दूसरा 35 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे उसके बाद ज़्यादा स्पेस बचता नहीं है। मतलब देखिए, एक चीज़ बहुत सिंपल है, IT में इस क्वार्टर में आपको एक चीज़ खास तौर से देखनी होगी कि वैल्यूएशंस कैसी हैं, उस पे ये नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं नंबर 2 वॉच आउट फॉर, सबसे बड़ा अगला नंबर 2 वॉच आउट फॉर इज ओरेकल फाइनेंशियल। ओरेकल के नंबर आएंगे बुधवार को और वो स्टॉक रिएक्ट करेगा थर्सडे को। और मैं क्यों उसको नज़र में रखने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है अपने हाई से करीब 15-16%। पिछले क्वार्टर में आपको याद होगा अर्निंग्स के बाद ये स्टॉक बेतहाशा भागा था 20%। 3 महीने का चार्ट देख लीजिए इसका, ये देखिए 6,400 वाला स्टॉक करीब 8,900 तक पहुँच गया था, वहाँ से करेक्ट हो गया ये। अब क्योंकि बेस बढ़ चुका है, क्वार्टर में नंबर्स देखते हैं, इस क्वार्टर में देखते हैं कैसे नंबर्स आएंगे। अगर उन्होंने रिपीट कर दिया वापस नंबर तो स्ट्रॉन्ग, वरना फिर मुझे लगा कि और थोड़ी सी डिक्लाइन यहाँ पर आ सकती है। तो ये एक नंबरों को वॉच आउट करने को। द शॉर्ट पॉइंट इज कि इस बार अर्निंग सीजन में IT में जब भी आप नंबर्स देखें ना, साथ में जोड़ लें वैल्यूएशन जोड़ लें। इन्फोसिस जैसे केस में भले ही नंबर खराब हो और गाइडेंस खराब हो, क्योंकि
ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें ज़्यादातर स्टॉक्स एक्सेंचर के नंबर्स के बाद ही गिर चुके थे, तो इसके लिए ये भी कुछ हद तक स्ट्रीट ने प्राइसिंग कर रखा था। ये भी एक रीज़न है कि ये इन्फोसिस ना विप्रो खराब, मतलब नंबर्स पे गिरे नहीं, उल्टा चले हैं बोथ इन्फोसिस और विप्रो दोनों के दोनों। जी हाँ, और मुझे याद है इन्फी तो करीब 15-16% करेक्ट हो चुका था एक्सेंचर के नंबर्स के बाद। तो टेक्निकली शिल्पा जी, आपकी नजरें जा रही हैं क्या? कुछ स्पेशली इन्फोसिस में मौका खरीदारी का इस समय ढूंढा है या फिर और टाइम लेंगे? इन्फोसिस में डेफिनेटली हम लोग ले सकते हैं। जैसे रिजल्ट के टाइम में भी हमने डिस्कस किया था कि 1380 का इसका एक अच्छा खासा बेस है। यहाँ से 1460 1480 तो आपको आना ही चाहिए। 1480 के ऊपर सस्टेन करता है देन आप यहाँ पे और एक्सटेंडेड टारगेट्स की बात करेंगे, लेकिन काफ़ी गिर चुका है और स्टॉक इतना करेक्ट कर चुका है कि अभी यहाँ से और गिरना मतलब एक वो फ्री फॉल हो जाएगा, जिसमें मुझे नहीं लगता स्टॉक लाइक इन्फोसिस शुड बी। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग है। ओके, इस पिच अभी आईटी पे बात हो रही थी और कोफो से बात हुई, इन्फोसिस से बात हुई, पर्सिस्टेंट बात हुई। मैं कुछ ब्रेकआउट्स को चेस करता हूँ। इस बीच जरा प्लीज़ लेके आइए 1-2 स्टॉक्स जो कि डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा ब्रेकआउट है। आशीष बहती जी, एक बार देखिए आप पॉलीकैब को। सुबह मैंने आपसे यही प्रश्न किया था कि ये हायर शैडो बार बार चैलेंज कर रही है, बट लग रहा है कि फाइनली इस क्लस्टर को ये अपने हाथों में लेने को तैयार है। इट 5420। अब इस महीने के ऑप्शंस तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। रीजनेबली प्राइस नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? डायरेक्टर साहब प्लीज़ 5500 की कॉल रखिएगा मई की, क्योंकि ये फाइनल ब्रेकआउट स्क्रीन पे विजिबल है और आप अब वो 8 जनवरी के प्राइस को ओवरटेक कर चुके हैं, तो उस जोन की सप्लाई आने का फियर भी नहीं है। आपका सेंस इस वक्त पॉलीकैब पे है? जी वीरेन जी, इनफैक्ट थोड़ी सी मई की कॉल में अभी लिक्विडिटी नहीं दिख रही है। जो 5500 की कॉल है 250 रुपीज़ के करीब चल रही है। बडास में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जब मेरे को क्लियरली याद है जब सुबह हमने डिस्कस किया था तो ये 5360 एंड 5365 के करीब ये चल रहा था। एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ और जिस हिसाब से अब उसने वो जो क्लस्टर था 7 दिनों के हाइस के, वो शैडोज उसे निकालता हुआ देखने मिला है। 5500 तक का क्लियर मूव इसमें अब यहाँ से विजिबल है और उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है तो इसमें शायद 5650 तक का भी जोन देखने मिल सकता है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई के काफी पास का जोन बन जाएगा। तो जिनके पास भी लॉन्ग है होल्ड रखें, फ्रेश लॉन्ग भी इस पोजीशन इन लेवल्स पे की जा सकती है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5320 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, पॉलीकैब हो गया 5419 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। डिस्कशन हमारा हो रहा है 5419 रुपये 20 पैसे पर। मैंने जिक्र किया था अपने ओपनिंग कमेंट्री में पीएनबी का। पीएनबी को देखिए वहाँ से 131 रुपये 60 पैसे से 132 रुपये 20 पैसे। अमित जी, क्योंकि आपने भी बैंकिंग का जिक्र किया, आपने इसका आकलन कर रखा होगा डे हाई पर। ये एक इंट्राडे फ्लैग ब्रेकआउट है, प्लस ये थर्सडे यानी निफ्टी की एक्सपायरी डे के स्विंग हाई को काटता हुआ। अभी इस पर क्या सेंस बन रहा है आपका? जी विनीत जी, इनफैक्ट अगर पीएसयू बैंक का इंडेक्स देखे तो उस चार्ट पे भी फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, तो पूरा सेक्टर अच्छा लग रहा है। पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक। आपने जैसे कि बात पीएनबी की यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। एक मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न इसमें बना हुआ है। परसों के सत्र में एक हमने लॉन्ग शैडो देखी थी नीचे के लेवल पे, और आज हम 10 डेमा के ऊपर फॉलिंग चैनल को ब्रेक करते हुए निकल रहे हैं। तो छोटा सा, क्योंकि थोड़ा सा इसका डेली हाई लो रेंज काफी रहता है, तो 128 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा और मेरे 140 के टारगेट्स रहेंगे पीएनबी में पोजिशनली। ओके, चलिए पीएनबी। अच्छा, एक और स्टॉक मुझे अब डिस्कस करना है, बंधन बैंक। एक बार बंधन बैंक लेकर आइए, और बंधन बैंक का आज का चार्ट स्क्रीन पर आएगा 180 पर। और अब इसका ज़रा एक महीने का चार्ट लेकर आइए इसका, बंधन बैंक का। और मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ये स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जैक्ट डेट निकालने की कोशिश कर रहा था कि किस दिन पर ये व्यू हमने लिया था। हाँ, तो ये मैं बताता हूँ, हमने डिस्कस किया था 7 अप्रैल को। हाँ, 7 अप्रैल को। एक बार नॉर्मल 1 मंथ का चार्ट दिखा देंगे मुझे, थोड़ा सा विदाउट कैंडल, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर कट एक इम्पैक्ट मिलेगा। तो 7 अप्रैल को ये एक व्यू बना था आष्टा कि जब वो उनका रेजिग्नेशन आया था चंद्रशेखर घोष जी का, तब मैंने एक व्यू लिया था कि ये स्टॉक अब बॉटम आउट कर जाएगा यहाँ पर। मुझे याद है उस दिन काफ़ी ट्रोलिंग हुई थी, क्योंकि टेक्निकली इस लोगों ने कहा था कि न्यूज़ नेगेटिव है, आरबीआई ने नहीं अप्रूवल दिया तो क्यों ये स्टॉक चलेगा। लेकिन मेरा रीज़न बहुत क्लियर था, ये स्टॉक ऑलरेडी सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर था। एक ऐसे टाइम पर जहाँ बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब था, ये स्टॉक 52 वीक लो के करीब था। तो कुछ हद तक मार्केट को
एक्चुअली ये गुड रिडेंस की तरह देख रहा था मार्केट कि ये गुड रिडेंस है, जिसकी वजह से ये शायद अब यहाँ से एक इसमें बॉटम बना, क्योंकि वैल्यूएशन कम पड़े। इसके लिए मुझे हैरानी नहीं है कि ये स्टॉक ने अब गिरना बंद कर दिया है, और ये एक अभी भी मैं इस चीज़ को पॉजिटिवली ही लूँगा। इनफैक्ट इस पर एक व्यू ले लेते हैं। शरद जी, आपका कोई व्यू है क्या इस स्टॉक पर? आपको लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ पर कुछ रिस्क रिवॉर्ड फेवर में दे रहा है, या फिर क्योंकि अनसर्टेनिटी है इसके लिए अभी अवॉइड करना बेटर रहेगा? आपका क्या व्यू रहेगा इस पर? देखिए, मेरा व्यू तो पॉजिटिव रहा है काफी समय से, लेकिन कुछ कुछ व्यूज की वजह से या कुछ कुछ न्यूज की वजह से गिर रहा है स्टॉक। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से माइक्रो फाइनेंस की बुक को वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और बाकी बुक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वोलेटिलिटी जो उतनी ज्यादा है नंबर्स में वो दिखाई नहीं देगी। और बाकी की बुक में एनपीए का प्रेशर इतना है भी नहीं, पिछले 2 क्वार्टर में राइट ऑफ्स भी कम हुए हैं, नहीं हुए हैं रादर। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जहां तक मैनेजमेंट चेंज वाला इशू है, मैनेजमेंट बैंडविड्थ का हमेशा बंधन के ऊपर लोगों को डाउट था कि इतनी मैनेजमेंट बैंडविड्थ नहीं है, लेकिन रीसेंट इंडक्शंस के बाद और मिस्टर घोष के हटने के बाद तो मेरे हिसाब से प्रोफेशनली रन बैंक की तरह बैंक ऑपरेट करेगा, और शायद उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा माइक्रो फाइनेंस के लिए वो भी कम हो जाएगा। मेनली आसाम वाले पॉकेट में थोड़ी इनकी एनपीए ज्यादा है, तो जैसे जैसे वो उसको रिजॉल्व करते हैं और पार्टली वो साइज से भी रिजॉल्व हो जाएगा, तो मुझे लगता है जैसे एचडीएफसी बैंक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। बंधन में भी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा किकर ये होना चाहिए कि जैसे जैसे ये इंप्रूवमेंट आती है प्राइस टू बुक मल्टीपल्स में भी काफी रैपिड इंप्रूवमेंट मिलेगी, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे एनआईएम्स थोड़ी ज्यादा है और उसको भी वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बाकी दोनों सेगमेंट्स को ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे जो सिक्योर्ड एसेट है या लोन एसेट्स हैं। तो मुझे लगता है वहां से उनको ग्रोथ काफी बढ़िया मिलनी चाहिए, और जैसे जैसे ये नंबर्स एक्चुअली लोगों को दिखना चालू होते हैं, काफी बड़ी रेटिंग का कैंडिडेट होना चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंग प्ले बंधन बैंक 179 के आसपास करीब 3.5 से 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ। अब कुछ मोमेंटम काउंटर्स पर बात कर ही लेते हैं। एक सुबह से ही जो अच्छी खासी तेजी में है वोल्टास, 6.5% के गेंस इसमें देखने को मिला है। दूसरा जो खूब टूटा है जीएसपीएल। क्या क्या वजह है और क्या एग्जैक्ट डिटेल्स सामने निकल कर आ रहे हैं जब आप मार्केट में भी बात करते हैं? सुमित हमारे साथ हैं बताने के लिए। सुमित। तो शुरुआत करता हूं अच्छी खबर के साथ, जहां पर आज वोल्टास में जबरदस्त तेजी है। इनफैक्ट एफ&ओ के टॉप गेनर्स में इसका नाम है, और यूबीएस का एक मेगा अपग्रेड है। पहले 885 रुपए के टारगेट से, जिसको बढ़ा के सीधे सीधे 1800 रुपए के टारगेट्स यूबीएस की तरफ से आए हैं। उन्होंने एक सबसे प्रोमिनेंट चीज जो मेंशन की है कि इनके मार्केट शेयर जो कि 18% के आसपास है अभी, वो बढ़ के 23% की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि रिसेंट जो Q4 अपडेट थे उसमें भी उन्होंने मेंशन किया कि उनके रिकॉर्ड सेल्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो पार्ट कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगा। और उन्होंने कहा कि वोल्टास और बीको का जो जेवी है वहाँ पर भी एक इंप्रूवमेंट है, और जो नंबर्स वहाँ पर हैं इंप्रूवमेंट आ रहा है। इनफैक्ट FY 26 तक वो ब्रेक इवन की बातचीत भी कर सकते हैं, जहाँ पर अभी एक प्रोमिनेंट लॉस है, तो शायद वो लॉस कम होकर ब्रेक इवन होता हुआ दिखाई पड़े, जिसके आधार पर उनको लगता है कि एक बढ़िया नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और FY 27 तक 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिक्री का नंबर रहेगा। इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है इसमें कि ऑलरेडी कंपनी सबसे लोअर मार्केट कैप की साइड पर है, 45,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप अब पहुंची है टाटा ग्रुप में, जबकि इसके साथ की जो कंपनियां हैं या पुरानी हिस्ट्री वाली कंपनियां हैं वो ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसलिए भी यहां पर ब्रोकरेज एक अच्छे अपग्रेड की उम्मीद यहां पर लगा रहे थे, और वो अपग्रेड आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक अच्छी तेजी इसलिए वोल्टास में देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आज जीएसपीएल 20% का लोअर सर्किट यहां देखने को मिल रहा है। पीएनजीआरबी से जो टैरिफ्स हैं वो अनुमान से कहीं ज्यादा कटते हुए दिखाई पड़े हैं। जो अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद करीब 1.91 SCM के आसपास की एक मांग रखी गई थी, जो मिला है 1.28 पर SCM के आसपास। और हाई प्रेशर ट्रांसमिशन टैरिफ जो थे उनमें करीब 50% के आसपास की कटौती देखने को मिली है। अनुमान था कि 1.05 पर SCM के आसपास का एक नंबर देखने को मिलेगा, लेकिन आया 0.7 पर SCM के आसपास। तो ये अनुमान से कहीं कम टैरिफ मिलना ये बाजार को शायद पसंद नहीं आया, और मेजरली इसीलिए ब्रोकरेज हाउसेज ने एक डाउनग्रेड भी किया है। कोटक ने डाउनग्रेड करके रिड्यूस रेटिंग दी है, 330 रुपए के टारगेट्स रखे हैं। इसके अलावा सिटी की तरफ से भी एक बड़ा कट आया है, और 330 रुपए के जो उनके पुराने टारगेट्स थे उससे घटा के करीब 295 के टारगेट हैं, और सेल साइड पे आउटराइटली रेटिंग है। तो ये दोनों की तरफ से एक मेगा डाउनग्रेड और अनुमान से कम टैरिफ बढ़ना, या फिर कह लीजिए टैरिफ में बड़ी कटौती, वो कंपनी के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर के तौर पर कामकाज कर रही है। इसीलिए एक तरफ बढ़िया तेजी और एक तरफ हैवी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है।
जी हाँ, टैरिफ में भारी कटौती। अच्छा, क्योंकि इस पैनल में इस वक्त हमारे साथ शरद जी मौजूद हैं और शरद जी अमूमन एक कॉन्ट्रा कॉल लेने में माहिर हैं। वोल्टास शरद जी मेरे को याद है, आपका याद आता है मेरे को, और एक आपने पीवीआर लोअर ट्रेजेक्ट्री से पिक किया था। ये जो पीएनजीआरबी के इस आदेश के बाद जो प्राइस डैमेज हुआ है आज, आप इसको कैसे रीड करते हैं? आपका व्यू 311 के प्राइस पे जीएसपीएल पे अब होगा क्या? देखिए, वैल्यूएशन वाइज तो मोटा मोटी लगता है कि अब जो और करेक्शन की गुंजाइश नहीं रहती है, लेकिन जो कट है वो काफी सीवियर है एक्सपेक्टेशन के मुकाबले, और ये एक सेगमेंट पे कट आया है। अगर बाकी सेगमेंट्स पे भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इनके लिए प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। जीएसपीएल पे हमारा पॉजिटिव व्यू इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स था कि जो एक बड़ी कैपेक्स वो कर रहे हैं, जिसकी सितंबर में और दिसंबर में कमिशनिंग डेट्स हैं, तो उसकी वजह से इनको एक अर्निंग्स बूस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन ये जो निकल के आया है आदेश, मुझे लगता है इससे उनको काफी बड़ा झटका लगा है अर्निंग्स को, और बहुत ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ में ट्रैजेक्टरी में कोई ऐसी थी नहीं स्ट्रॉन्ग। मेनली ये कमिशनिंग की वजह से होगा। तो अगर बहुत एक कॉन्ट्रा व्यू लेना हो तो मुझे लगता है यहाँ से आप धीरे धीरे अगले 3-4 दिन में स्टैगर करके थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट मैं और 2-3 दिन वेट करके एक्चुअल इम्पैक्ट देखना चाहूंगा कि कंपनी आके क्या बोलती है इस बारे में, कि फाइनल वो व्यू क्या ले रहे हैं, उसके बाद ही कॉल लेना बेटर रहेगा। और या फिर आप इसको वॉच लिस्ट पे रखें, सितंबर दिसंबर में जो नए प्रोजेक्ट्स की कमिशनिंग है, जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट पास आती है, उसके आसपास मैं वापस पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा, रादर देन अभी कूदने के। जीएसपीएल आपकी स्क्रीन पे 310 पे। अनुज, अभी इनफैक्ट आप यकीन मानिए 1 घंटे पहले हम न्यूज़ रूम में यही बात कर रहे थे कि पीएनजीआरबी का आदेश जो है ये हिस्टोरिकली 2000 मेरे ख्याल से 8 से मुझे याद आता है, बार बार जब आता है कितना बड़ा सेटबैक होता है। बट इसकी एक थोड़ी सी समय अवधि को देखिए आप, जिस इवेंट के नज़दीक ये न्यूज़ फ्लो है और आई थिंक ये आदेश है, उससे सेंस क्या लगाना चाहिए? और क्या ये जो डिप है कि सब्सटेंशियल डिप है, आई मीन इसको बाय करना चाहिए? मेरा थोड़ा नपातुला प्रश्न है। नहीं, बिल्कुल नपातुला प्रश्न आपका, मैं समझ गया। और देखिए क्या होता है, इलेक्शन के आसपास जब भी कोई पॉलिसी डिसीजन आते हैं ना, तो मैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार रिवर्स भी हो जाती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जैसा शरद जी भी कह रहे थे, वैल्यूएशन अब ठीक ठाक फेवर में आ गई हैं। अगर अर्निंग्स कट है 37-38% का जो ब्रोकरेजेस कह रही हैं, तो फिर तो ये 20% का सर्किट खुलना नहीं चाहिए था। ये सर्किट खुला है तो मतलब किसी ने लोअर लेवल पे बाय किया है, ठीक है ना? बहुत सिंपल है कि किसी ने लोअर लेवल पे बाय किया है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे बेच के कोई मतलब नहीं है। अब आपको यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ शायद लेना चाहिए, और थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा अगर और नीचे मिल जाए तो, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, वैल्यूएशंस काफ़ी फेवर में आपके, और एट द एंड ऑफ द डे एक पीएसयू कंपनी, वो भी गुजरात बेस्ड, नॉर्मली ऐसे स्टॉक्स ने आपका बड़ा पैसा बना के दिया है। लेकिन जैसा शरद जी भी कह रहे थे, अगले 2-3 क्वार्टर के बाद देख लेंगे कि कैसे नंबर्स आ रहे हैं, फिर रिविजिट कर लेंगे। लेकिन हाइंडसाइट में मुझे लग रहा है, विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद साबित होगी। ऑब्वियसली 6 महीने बाद रिविजिट करेंगे, देखेंगे कि सही थे या गलत थे। जय, और याद रखिएगा अभी कंपनी के पास एक रास्ता खुला है इस आदेश को कोर्ट में चुनौती देने का। खैर, जीएसपीएल पे के सेंस है, और आई थिंक एक अच्छा डिस्कशन इस पॉइंट पे हुआ हमारा। एक प्राइस है जिसमें आप थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं इस स्टॉक को। मीन वैल्यू जो मैंने स्पॉटिंग की थी उसमें जरा पॉलीकैब लेके आइए। क्या प्राइस था? 5419। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त भाव आएगा 5444 डे हाई पर। ये स्क्रीन कह रही थी ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है। इसका मतलब ये है कि पॉलीकैब अब 10 जनवरी के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक बार और एक स्टॉक लेके आइए, 2 स्टॉक जहाँ पे सुबह न्यूज़ फ्लो काफ़ी अच्छे खासे थे। एक बार जोमेटो लेके आइएगा, आपकी स्क्रीन पे 193 पे ट्रेड करता हुआ। आज इसने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया था और डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। एक इस पर पहले टेक्निकल प्रोजेक्शन लेके बात करते हैं। सुदीप, 190 आई थिंक 8 इसका आज इंट्राडे स्विंग हाई था। आपकी अप्रोच डिलीवरी के आई थिंक किसी भी कॉल पे क्या रहेगा इस वक्त? ये अगर 198-201 का जोन निकालता है तो प्रोजेक्शन क्या है, टेक्निकल प्रोजेक्शन इस पे? वीरू जी, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अप ट्रेंड में एक हल्का सा कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में देखा गया था, और अब जो आज सुबह गैप अप से खुला था स्टॉक और फिर अब कंसोलिडेट कर रहा है यही लेवल के आसपास, तो मुझे लग रहा है ये लेवल पे और एक हल्के से डिप पे भी जोमेटो को
स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मीडियम टर्म चार्ट्स की देखें तो ओवरऑल सारे मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर और कुछ दिनों में काफी जम के हुए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक गैप के बाद कंसोलिडेट कर रहा है और इनफैक्ट पूरा मार्केट भी कंसोलिडेट कर रहा है वही लेवल पे सुबह से। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से एक बाय बन रहा है और ओवरऑल 184 182 का लेवल है ऑन द डाउन साइड एज अ की सपोर्ट। और आने वाले कुछ सप्ताह में मुझे लग रहा है यहाँ पे 215 से लेके 220 के लेवल्स भी जोमेटो पे हम आते हुए देख पाएंगे। तो जोमेटो में एक अपटिक देखने को मिल रहा है। वो कन्वीनियंस फीस जो बढ़ाने की खबरें आई हैं कुछ ही सेंटर्स में कर रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा इस स्टॉक में बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। अब माना यही जा रहा है कि FY25 में करीब 85 से 90 करोड़ के ऑर्डर्स मिलेंगे और उसका सीधा वो कन्वर्ट होगा करीब 85 और 90 करोड़ इनके मुनाफे में इस पर्टिकुलर ₹1 की कन्वीनियंस फी बढ़ने से, इसीलिए वो 2% ऊपर है काउंटर। अच्छा, राजेश पालविया हमारे साथ अब जुड़ गए। राजेश जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हमें जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो PSU बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें लगता है कैनरा बैंक यहाँ से एक अच्छी पोजीशन पे है। और जिस तरीके से कैनरा बैंक में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कैनरा बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 610 612 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 594 के आसपास। ओके, तो 594 का स्टॉप लॉस और कैनरा बैंक तेजी वाला ट्रेड 600 एंड बियॉन्ड की तैयारी है स्टॉक करता हुआ। अच्छा, क्योंकि आपने एक बार फिर फाइनेंशियल्स मेंशन किए, शिल्पा जी एक बार नज़र डालेगा बजाज फाइनेंस पर। और आई थिंक फ्राइडे के सत्र में भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे। तेज़ी में था ये काउंटर और आज वो तेज़ी एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। चार्ट पर अब इशारा किस तरफ है, कहाँ पहुँच सकता है ये काउंटर अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो? जी बिल्कुल हर्षदा जी, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे अगेन 7500 7700 8000 के लेवल्स वापस आपको आते हुए वो स्टॉक में दिखेगा। अभी जब तक ये 7000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ऑन अ रफ ऑन क्लोजिंग बेसिस टू बी प्रिसाइज, तो यहाँ पे आपको ये तेज़ी सस्टेन करते हुए दिखेगी। और यहाँ पे भी मुझे लगता है जैसे काफ़ी टॉप से काफ़ी करेक्शन आया है, स्टॉक ने डाउन साइड लेवल से काफ़ी अच्छे से एक मोमेंटम लेके एक यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा है, सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे 7500 से 7700 टारगेट्स आपको ऑन इमीडिएट बेसिस आने चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं रिलायंस के Q4 नंबर्स पर। आ जाएंगे रिलायंस के Q4 नंबर्स, कैसे रहेंगे नंबर्स जान लेते हैं नीरज से। नीरज, चौथी तिमाही में अनुमान है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो कुल आमदनी है, रेवेन्यूज़ है, वो लगभग 2,36,000 करोड़ के आसपास आनी चाहिए तिमाही दर तिमाही, जिसमें करीब 5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मुनाफा जो है 19,500 करोड़ का हमारा अनुमान है, जिसमें भी करीब 13% से ज़्यादा की ग्रोथ तिमाही दर तिमाही आ सकती है। और एबिटा यानी ऑपरेटिंग नंबर्स जो है वो 43,000 करोड़ से थोड़ा ही कम रहने की संभावना, 4.5% की ग्रोथ है। तो ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर है। अब अगर इसको आप ब्रेक डाउन करें कि अलग अलग सेगमेंट्स कैसे आ रहे हैं, तो रिटेल से हमारा अनुमान है कि रेवेन्यू जो है करीब 21% 21.5% बढ़ना चाहिए साल दर साल, इसको हम कंपेयर करें, और 84,250 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। ये एबिटा भी यहाँ पे करीब 24-25% की ग्रोथ दिखाएगा, जो कि 6,148 करोड़ रहना चाहिए। मार्जिन में थोड़ा सा 0.2% की ग्रोथ है, 7.3% आना चाहिए। जियो में आरपू फ्लैट रहने की उम्मीद है, सब्सक्राइबर की ग्रोथ बढ़ के 48 करोड़ से पार निकल गई है। मुनाफा 5330 करोड़ के आसपास आना चाहिए, लगभग 2% की ग्रोथ का अनुमान है। और रेवेन्यू 26,000 करोड़ का, यहाँ पे भी 2-2.5% की ग्रोथ है। तो टेलीकॉम वाले बिजनेस से या जो जियो प्लेटफॉर्म उसके बिजनेस में थोड़ा सा फ्लैटिश रहने की संभावना है, लेकिन बाकी में तेज़ी आएगी। तेज़ी का मुख्य कारण ये है कि रिफाइनिंग मार्जिन से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है, और पेटकेम में स्प्रेड काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। साथ ही रिटेल में फुटफॉल बहुत बढ़े हैं स्टोर्स इंक्रीज होने की वजह से, और साथ ही ऑनलाइन का भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो नेट आप देखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर और रिकॉर्ड एबिटा के साथ आने की संभावना है। ओके, रिकॉर्ड एबिटा आने की संभावना है। चलिए एक बार राजेश पालवे जी से एक स्ट्रैटेजी ले लेते हैं इसके ऊपर। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए रिलायंस पर कोई स्ट्रैटेजी है क्या? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, रिलायंस के नंबर के पहले हमें लगता है जिस तरीके का डेटा बना हुआ है यहाँ पे, मेजर कॉल कंसंट्रेशन एरिया तो 3,000 की स्ट्राइक पे, और हम एक्सपायरी के नजदीक हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है कि कॉल एडर स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, जो इसमें कि 3 लेग्स होगी। एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करना है रिलायंस का 2960 की स्ट्राइक का,
जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 33 रुपीज के आसपास। और अब इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए हम 3000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बेचेंगे जो कि 19 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 3060 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 8 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो आपकी नेट कॉस्ट अराउंड इसमें 5.5 से 6 रुपए के आसपास होगी इस स्ट्रेटेजी को इनिशिएट करने में। हमें लगता है कि रिलायंस में जिस तरीके से अभी नीरज जी भी बता रहे थे, एक पॉजिटिव मूव ही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कॉस्ट को कम करने के लिए हमने 2 लेग्स ऐड करे हैं, और यहाँ पे जो कॉस्ट बन रही है अपनी 6 रुपए की बन रही है। तो यहाँ पे जो आपकी डाउन साइड है वो मैक्सिमम आपको जो लॉस देगी वो करीब 1400 रुपए का लॉस होगा मैक्सिमम, अगर ये स्टॉक यहाँ से मूव नहीं होता टुवर्ड्स एक्सपायरी। हायर साइड पे ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो बनने की रेंज रहेगी वो 3000 से लेके 3060 की रेंज में अगर रिलायंस का स्टॉक रहता है टुवर्ड्स एक्सपायरी अप्रैल सीरीज में, तो यहाँ पे 8600 रुपए तक का प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी में बनते हुए दिख सकता है। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो 3080 के ऊपर का रखना है। अगर ये स्टॉक 3080 का रेंज क्रॉस करता है तो आपको ये पोजीशन से एग्जिट करना है। हमें लगता है यहाँ पे ये जिस तरीके का रिलायंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे हमें लगता है कि एक अपमूव बनेगा और रिजल्ट के बाद, और ये 3050-60 की रेंज की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे कॉल लेडर स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे इस रिजल्ट को प्ले करने के। मीनवाइल एक बार वोडाफोन आइडिया का इंट्राडे चार्ट देखिए। अच्छा, एक और चीज़, बैन में है ये स्टॉक, तो थोड़ा सा एक दिक्कत है, वरना कैश और फ्यूचर्स की प्लेट में काफ़ी इंटरेस्टिंग बिहेवियर ये देखिए इस समय लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी वोडाफोन आइडिया में, अब करीब 12.55 पर। आई थिंक एफएनओ में अभी भी शायद ये स्टॉक 12 के नीचे है, 11.90 11.95 पे था मेरे ख्याल से। अब ओके थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पर भी 12-15 डिस्काउंट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी है डिस्काउंट। 9.6 टाइम्स हो गया है यहाँ पर QIB, बहुत इंटरेस्टिंग है। यतिन अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। वैसे तो खैर हम यतिन से बात करेंगे येस बैंक पर, लेकिन एक बार पहले वोडाफोन आइडिया पे भी बात कर लेते हैं। यतिन, इंटरेस्टिंग है क्योंकि QIB ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो रहा है रिटेल, लेकिन अभी भी पूरा नहीं बढ़ा। बिल्कुल रिटेल अभी भी 0.6-0.7 टाइम्स के आसपास की आपको सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाई दे रही है, और शायद अनुज इसीलिए आपको ये फ्यूचर्स में डिस्काउंट दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज मार्केट शायद एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि जो 35% पूरे इशू का जो रिटेल कोटा है उसकी 6-6.5 करोड़ की सप्लाई रहेगी। हाइपोथेटिकली लोगों का मानना ये है कि वेडनेसडे को अलॉटमेंट आपको इवनिंग को आ जाएगा, शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और थर्सडे को जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन ये शेयर का लिस्टिंग आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा जो FPO में आपको अलॉट हो रहे हैं। तो शायद उसी वजह से फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा है। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा देखें, देखिए बहुत ही बढ़िया आपको एंकर बुक दिखाई दी थी। फिडिलिटी की बात करें या GQG की बात करें, इसके जैसे टॉप एंकर इन्वेस्टर्स से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में से मोतीलाल ओसवाल कॉर्न म्यूचुअल फंड ने पार्टिसिपेट किया, और ये लग भी रहा था कि QIP सब्सक्रिप्शन पिकअप होगा। लेकिन अभी अगर आप देखें, ये जो स्पाइक शेयर में आया है वो शायद ये देख के आ रहा है कि जो आपका QIP पोर्शन है वो 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ, नंबर 1। तो शायद थोड़े बहुत जो हेज फंड शॉर्ट हैं वो कवर कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप स्मॉल HNI और बिग HNI कैटेगरी देखें तो वहाँ भी लगभग 2 गुना से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। तो काफ़ी सारे HNI जिन्होंने अपनी पोजीशन हेज की थी, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन पिकअप कर रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ आपको थोड़ा बहुत कवरिंग का माहौल दिखाई दे रहा है। सुबह जो फ्यूचर्स थे वोडाफोन आइडिया के मई और अप्रैल लगभग 25 से 30% डिस्काउंट पे थे, अभी वो डिस्काउंट जो है वो फिलअप हो रहा है। लेकिन हाँ, 11 रुपये के इशू के भाव पे 18,000 करोड़ का IPO लगभग 4 गुना सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और शायद मुझे लगता है 4 बजे तक आपको ये भी दिखाई पड़ेगा कि 10 गुना से ज़्यादा QIB पोर्शन सब्सक्राइब हो जाएगा, और जैसे कि मैंने कहा जो FPO है वो 4 से 5 गुना इसी बेसिस पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ सकता है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। बिल्कुल, बहुत शानदार यहाँ पर अब सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर। शरद जी, ये क्या मार्केट का कमाल है या फिर अब स्ट्रीट को वाकई में लग रहा है कि नहीं, अब थोड़ा सा इसको रीलुक किया जाए वोडाफोन आइडिया को? देखिए, फंड रेजिंग होने के बाद ऑब्वियसली लगेगा तो काफी बेहतर, क्योंकि जो एक मेजर इनका कंसर्न है वो यही था कि वर्किंग कैपिटल जो कंस्ट्रेंट्स थे वो काफी सीवियर थे इनके, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। तो एक बारी अगर वो रिजॉल्व हो जाता है तो एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो तो रिजॉल्व हो जाएगी कि डेली वर्किंग में जो रिस्क है वो खत्म हो जाता है। अब बाकी सेकंड प्लान ये बचता है कि ये जो 5G इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद कितना वापस से ट्रैक्शन ला पाएंगे, वो एक दूसरा चैलेंज है। सेक्टर के हिसाब से भी ये काफी पॉजिटिव है, नहीं तो डुओपोली जैसा हो रहा था, 3-4 प्लेयर्स रहना बेटर रहता है कंज्यूमर के हिसाब से भी और सेक्टर की ग्रोथ के हिसाब से भी। और टेलीकॉम एक ग्रोइंग सेक्टर है, तो मुझे लगता है एक तीसरे प्लेयर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर का होना अच्छा ही माना जाएगा।
तो उसी चीज पे जो उनको वो रिस्क लेना है, वो बेट करना है, वो ये बेट कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये भी एक फास्ट टर्न अराउंड क्लिक इन कर लेगा। ब्रांड देखिए स्ट्रांग है ही है अभी भी, तो अगर ये वर्किंग कैपिटल वाले इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं और ये 5G को अग्रेसिवली पुश थ्रू कर पाते हैं, तो मेरे हिसाब से डिमांड में कोई प्रॉब्लम ऐसा आनी नहीं चाहिए। इतनी प्रॉब्लम के बावजूद भी वोडाफोन का पास ठीक ठाक कस्टमर बेस अभी भी है, पिछले 3-4 साल की लगातार प्रॉब्लम के बाद। तो मेरे हिसाब से उसी चीज पे लोग बेट कर रहे हैं और बाजार में भी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है अभी पूरा मार्केट टेलीकॉम को लेकर, खास करके राइजिंग आरपूज में, तो वो भी रब ऑफ इफेक्ट प्ले करता है। तो कुल मिला के जो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं या जो थोड़ी लंबी अवधि के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 साल के पहले आपको बहुत साइजेबल नंबर्स में इंप्रूवमेंट तो दिखाई नहीं देगा, उतना टाइम तो इनको लगेगा रोल आउट करते करते और उसका इम्पैक्ट आते आते। तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि काफी बढ़िया बेट निकल के आए, बट मैं प्रेफरेबली वेट करूंगा कि नंबर्स जब ठीक ठाक आने लगे तभी मैं पोजीशन लूं। ओके, तो शायद शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज एफपीओ दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा और टाइम देंगे शायद एक कॉल लेने से पहले। ये बात हुई वोडाफोन की, लेकिन दूसरी तरफ येस बैंक के शेयर में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हरकत देखने को मिल रही है। मैं नोटिस कर रही थी आज फिर ये स्टॉक मोमेंटम दिखा रहा है, 24-25 के आसपास ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है एक्चुअली। अगर आपको ध्यान है तो हम लोग ने एक स्टोरी भी की थी कि जहाँ एसबीआई को एक स्ट्रेटेजिक एग्जिट चाहिए, चाहे वो ब्लॉक डील से बेचें, चाहे वो स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल से बेचें। जो सूत्र मनी कंट्रोल को अब अपडेट दे रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स, खास करके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जापानीज़ प्लेयर्स और दुबई बेस्ड एमिरेट्स एनडीबी, अब इनको भी जो है येस बैंक का हिस्सा एसबीआई से लेने में दिलचस्पी है। इनफैक्ट मनी कंट्रोल के सूत्र ये बता रहे हैं कि येस बैंक में दुबई से सबसे बड़े बैंक जो है एमिरेट्स एनडीबी, अब ये ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं, बोली लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान है, इसके पहले जो न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी वो ये सजेस्ट कर रही थी कि मित्सुबिशी यूएफजे बैंक जो है फाइनेंशियल ग्रुप है बहुत बड़ा जापान का, और इसके अलावा सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग ग्रुप भी है। ये दो जापानीज़ कॉन्ग्लोमरेट्स और ये बड़ी बैंक्स हैं जिन्होंने येस बैंक में पहले भी दिलचस्पी दिखाई थी। ऑब्वियसली बहुत सारे रेगुलेशन, आरबीआई परमिशंस और प्रोसेस को बहुत ही समय लग सकता है, लेकिन जो हिसाब से काफ़ी सारे फॉरेन पार्टनर्स का इंटरेस्ट आ रहा है, शायद एसबीआई भी अब तेज़ी से ये स्टिक सेल प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रही है। और मनी कंट्रोल के हिसाब से जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो इसी महीने की आखिरी डेट्स में जो है वो कंप्लीट हो सकता है या बोली इनफॉर्मली मंगाई जा सकती हैं। ऑब्वियसली मनी कंट्रोल को ना ही एसबीआई और येस बैंक की तरफ से कोई प्रकार का कमेंट आया है, ना ही दूसरी जो बैंक्स जिनका नाम हम ले रहे हैं फॉरेन पार्टनर्स, इनके तरफ से भी कोई रिस्पांस आया है। लेकिन हाँ, इस मनी कंट्रोल रिपोर्ट के बाद शेयर में 3 से 4% की आप तेजी देख रहे हैं। तो पहले एसबीआई का साथ, अब दिग्गज से दिग्गज विदेशी बैंक्स यहाँ पर शायद पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। moneycontrol.com की एक्सक्लूसिव अपडेट। और यतिन भी पहले इस खबर पर मेंशन कर चुके हैं कि एसबीआई निकलेगा तो कुछ दूसरे निवेशकों से बड़ी निवेशक अंदर आते हुए दिखाई देंगे। पहले चार्ट्स पर सुधी बताइए, अब 25 के आसपास कंसिडरिंग काउंटर फिर से लगातार तेजी में है, अगला पड़ाव क्या बन रहा है? अर्षदा जी, मुझे लग रहा है जो हिसाब से यहाँ पे आज जो मूव आया है 4.5-5% के आसपास येस बैंक ऊपर है, तो एक कंसोलिडेशन, पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक रिवर्सल भी नजर आ रहा है। और जो प्रायर एक फरवरी में एक बड़ा अपट्रेंड आया था, उसके बाद स्टॉक स्लोली मोमेंटम लूज कर रहा था, तो मुझे लग रहा है ये फिर से यहाँ से एक, मुझे लग रहा है एक नया रास्ता बन रहा है ऊपर की तरफ। और जो हिसाब से 50 दिन के मूविंग एवरेज पे आके आज अभी ट्रेड कर रहा है, तो एक यहाँ पे 25.5 के ऊपर एक बार सस्टेन कर जाए स्टॉक, तो अगला लेवल येस बैंक के लिए 28 से लेके 29 के बीच में आ सकता है आने वाले कुछ सप्ताह में। तो मुझे लग रहा है 25.5 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जहां पे पिछले 10-12 दिन पहले भी एक बार वहीं से स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेके कूल ऑफ हुआ था। तो 25.50 के ऊपर मुझे लग रहा है यहाँ पे हमारा ध्यान पॉजिटिव होना चाहिए ये काउंटर में। ओके, चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से लेंगे हम यहाँ पर। राजेश पालवे जी से एफएनओ सुपरस्टार, मानस चार्ट का चमत्कार लेकर आए हैं, और शरद जी से मिड कैप फंडा। शिल्पा जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, सस्ता ऑप्शन मेरा आईटी से विप्रो में रहेगा।
विप्रो एकदम अच्छे लेवल पे है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। स्टॉक यहाँ से 500 से 520 के तरफ एक बार मूव लेना चाहिए, और मुझे लगता है मई सीरीज़ में आपको ये मूव आते हुए दिखेगा। तो मई सीरीज़ का ऑप्शन जो 480 का रहेगा, जो अभी 8.70 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 4.80 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 12.5 का रहेगा। देन इवेंचुअली 15 और 17 के लिए भी आप इसमें आई मीन यू कैन स्टे इंटैक्ट। कि विप्रो का मे का 480 का कॉल लीजिए। ये हो गई विप्रो शिल्पा जी की ट्रेड सस्ता ऑप्शन में। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश पालवी तैयार है हमारे साथ। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। जी, एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हमें लगता है टुवर्ड्स एक्सपायरी ये स्टॉक का मोमेंटम बनते हुए दिखेगा हायर साइड पे। एस्कॉर्ट्स के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जो आ सकते हैं 3230 3240 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3155 के आसपास। ओके, चलिए इसके अलावा ट्रेड पिक करते हैं मानस जी से। आज का चार्ट का चमत्कार, मानस क्या पिक करेंगे आप? पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हेवल्स में लगातार स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके पिछले हाई को टेस्ट करने की कोशिश की थी। इस बार फिर से स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर रैली देखने को मिल रही है। आई थिंक इस बार ये जो 1580 1585 के आसपास रेजिस्टेंस है, स्टॉक उसको ब्रीच कर सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी 1529 1529 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 1620 1620 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। मे के ऑप्शन में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, तो ऑप्शन में स्ट्रेटजी नहीं रहेगी। ओके, हेवल्स 1560 पे। अब अगला ट्रेड पिक करते हैं आज का मिड कैप फंड। शरद अवस्थी जी के सौजन्य से आएगा। शरद क्या पिक कर रहे हैं आप? एक्चुअली ग्लासकोट है मेरा मिड कैप फंडा। कंपनी ग्लास लैंड इक्विपमेंट, फिल्टर्स एंड ड्राइंग इक्विपमेंट बनाने की कंपनी है। फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग से लगभग 35% रेवेन्यू आता है, और कंपनी मार्केट लीडर है। 50% मार्केट शेयर है इंडिया में उनका। इसके अलावा ग्लास लैंड इक्विपमेंट से 65% रेवेन्यू आता है, जहां कंपनी का लगभग 25% मार्केट शेयर है इंडिया में। आने वाले समय में उन्होंने पिछले कुछ समय में थैलेटेक इंजीनियरिंग एक्वायर किया है, जो एक जर्मन कंपनी है। अब उसके प्रोडक्ट्स यहाँ पे वो इनकरेज करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। इनके प्राइसेस लगभग उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन से 20 से 40% ऊपर हैं, तो उसका फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स भी हैं वो, तो ऑब्वियसली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें मार्जिन्स वगैरह भी कंपैरेटिवली बेटर रहनी चाहिए। और इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली कीनम इंजीनियरिंग बोल के कंपनी एक्वायर की है। अगले उसकी सेकंड लॉट लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में वो और अपनी एलोकेशन बढ़ा के उसमें अपनी वेटेज बढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे ये दोनों एक्विजिशंस प्ले आउट करते हैं, पहला एक्विजिशन ये और एग्जिस्टिंग बिजनेस भी प्ले आउट करता है, मेरा ये मानना है कि काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट रहनी चाहिए। ज्यादातर जिन सेक्टर्स को कंपनी ट्रेड कैटर करती है, एग्रीकेम, स्पेशलिटी केमिकल, फार्मा, एपीआई, एग्रोकेमिकल, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से सिर्फ 13% आता है, बाकी मेजर हिस्सा इन तीनों सेगमेंट से आता है, जहां लगातार हमने स्लो डाउन देखा है पिछले साल 1.5 साल में। प्लस थैलेटेक के बाद कंपनी भी बहुत अग्रेसिवली लोकल में प्रोडक्ट्स अपने इंट्रोड्यूस नहीं कर रही थी, अब वो चालू कर दिया है उन्होंने। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसका काफी बड़ा इंप्रूवमेंट कंपनी के नंबर्स में देखना चाहिए। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल कंपनी 18 से 20 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी, और 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 600 650 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से चली ग्लासकोट। ओके, तो एक्चुअली ग्लासकोट एक बार चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। सबसे पहले विप्रो, यहाँ पर शिल्पा जी ने एक ट्रेड लिया आपके लिए। मे 480 कॉल, 4.8 का स्टॉप, 12.5 15 और 17 के टारगेट। एस्कॉर्ट्स ये है पिक राजेश पालवे जी की, और यहाँ पर आपको 3155 के स्टॉप और 3230 3240 के टारगेट। हेवल्स मानस की पिक 1529 के स्टॉप, 1620 तक के टारगेट। और एचएलई ग्लासकोट ये है पिक शरद अवस्थी की। वोडाफोन आइडिया एक बार ज़रा वापस लेकर आइए इंट्राडे में चार्ट इसका वोडाफोन आइडिया का, और ये देखिए क्या शानदार मोमेंटम, क्या खिंचा ये स्टॉक 1280 पर अब इस समय। और पैसे लगाएंगे तो बनेंगे इसमें लोगों के? नहीं, अगर एफपीओ में आपने लगाए हैं पैसे तो बनने चाहिए। द ओनली इशू इज़ कि 11 रुपये पे एफपीओ है, अब 1280 है। एग्जैक्टली जिस दिन शेयर आएंगे आपके अकाउंट में उस दिन क्या होगा, क्या प्राइस होगा ये देखना होगा। ऑब्वियसली बैन में भी है तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन डिफरेंशियल तो है। 11 रुपये वाला स्टॉक में 1280, थोड़ा पैसा तो बनेगा।
मेरे ख्याल से बड़ा सवाल ये है कि पहले दिन की सेलिंग खत्म होने के बाद पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। आई थिंक हर्षिता ये ज़्यादा बड़ा सवाल है, लेकिन खैर देखते हैं। मीनवाइल वीरू, मार्केट में अच्छा खासा जंप आ रहा है इस समय। बिल्कुल, और निफ्टी एक बार जरा प्लीज कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। 22,319 के क्लस्टर में बैंक निफ्टी सुबह की जो लॉस्ट ट्रैजेक्टरी थी अनुज, उसको रीगेन करता हूँ। अनुज, ये कितना डिफिकल्ट जोन था, हम सुबह डिस्कस भी कर रहे थे। ये कॉलाइटर्स का जोन था, ये दूसरे बड़े कॉलाइटर का जोन था। आई थिंक 22,200 के बाद 22,300, हमें 10 डेमा से फाइट करना था, हमें 20 डेमा से फाइट करना था। फाइनली एटलीस्ट एक डिफिकल्ट जोन में आके पूरे दिन आप तटस्थ रहे, अपने आप में ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वीरू लगता है नहीं, मेरा व्यू तो वही जो मैं शुरू में भी कहा था, मार्केट में एक अब ऑल टाइम हाई की जर्नी स्टार्ट हो गई है और अब आपको स्टॉप लॉस रोज ट्रेल करते रहना है। अब सिंपल वो वाला मूव है, 22,198 का स्टॉप है अब, और अब आप डे हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर जो अग्रेसिव ट्रेडर है ना, आज भी पोजीशन कैरी करके जाएं, क्योंकि ये मेरा मानना है कि आज शाम को यूएस मार्केट में भी ठीक ठाक रैली होनी चाहिए। वहाँ पर भी अब एक रैली ड्यू है। फ्राइडे को नैस्डैक नीचे था, उसकी वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था, लेकिन वहाँ टेस्ला के शेयर्स पोस्ट मार्केट में ऊपर थे। मुझे लग रहा है आज शाम को यूएस मार्केट में भी रैली होगी, और मेरे ख्याल से जो भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होती है ना, वो वीकडेज पे नॉर्मली नहीं आती हैं, वो टुवर्ड्स द वीकेंड ही आती हैं। तो इसके लिए वहाँ से भी आप मोर और लेस ठीक ठाक ही हैं। तो कल मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए आपको गैप अप मिलेगा। हो सकता है 22,450 460 तक का भी गैप अप कल आपको मिल जाए एक बार के लिए वीरो, और फिर मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ ये मार्केट बढ़ रहा है। और एक और चीज़ है, बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ देखिए, HDFC बैंक में इतनी गिरावट के बावजूद बैंक निफ्टी देखिए 350 पॉइंट ऊपर है। ये अपने आप में आपको बता रहा है कि मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ है। एग्जैक्टली। जरा स्क्रीन पे प्लीज एक बार HDFC बैंक रखिएगा अनुज। मैं जिस पॉइंट पे आ रहा था, आई थिंक विद इन 1 मंथ अनुज, मेरे ख्याल से 4 अप्रैल को एक अटेम्प्ट लिया था इसने टू क्रॉस इट्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन आज एक बार फिर से कोलैप्स हुआ। दैट मीन्स अदर देन HDFC बैंक, वो कंट्रीब्यूट करते हुए वो आपको डे हाई पे लाके खड़ा कर रहे हैं, वो आपको सुबह की लॉस्ट ट्रैजेक्टरी को रीगेन करने में मदद कर रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एक्चुअली कई लोगों को लग रहा था कि ICICI बैंक शायद थोड़ा वीक हो गया, लेकिन ऑफ लेट जिस तरीके से ICICI बैंक ने वो जगह भरी है, जो HDFC बैंक थोड़ा सा शायद वापस खाली करने की कोशिश कर रहा था, आज का प्राइस पैटर्न ICICI बैंक का बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट इसका 52 वीक हाई और लो एक बार जरा लेकर आते हैं, मेरे ख्याल से हम काफ़ी करीब होंगे वापस 52 वीक हाई के ICICI बैंक में। तो ओवरऑल विदाउट अ डाउट आई थिंक आज का प्राइस पैटर्न 1116 है, 52 वीक हाई लग जाना चाहिए मेरे ख्याल से ये भी, और शायद अब यही कैरी करें बैंक निफ्टी को, ये भी पॉसिबल है। जी हाँ, तो स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में भी है। और अनुज, एक स्टॉक मेरे जहन में बार बार आ रहा है, गैस करिए कौन सा? लुपिन? डे हाई पे अभी इस वक्त लुपिन? नहीं, उड़ान भरने वाला स्टॉक उड़ रहा है। इंडिगो 3700। वीरू, इंडिगो में मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आपने फ्राइडे को गैप डाउन के बाद इन्फोसिस शॉर्ट किया, तो एक प्रिंट आउट निकालिए और उसको अपने स्क्रीन पे लगा दीजिए कि मैं ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करूँगा, बात ख़त्म। मतलब ये एक ऐसा स्टॉक था जो जब मार्केट करेक्ट हो रही थी, हमने तब भी बात की थी कि अपने मिड कैप्स को 3 कैटेगरी में बांटिए, उनमें एक कैटेगरी हमने ली थी रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिगो लिया था, जो स्टॉक लगातार ऑल टाइम हाई बना रहा था, कि कभी ऐसे स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। उसमें शॉर्ट करने का लॉजिक भी नहीं था फ्रैंकली उस स्टॉक में, तो ऐसे स्टॉक्स को तो आपको कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। फ्राइडे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, फ्राइडे को इंट्राडे में पैसा बना, उसके बाद पोजिशनल ट्रेडर का पैसा बना, आज इंट्राडे में ट्रेडर का पैसा बना, और मैं कहूँगा अगर आपने आज लिया तो भी पोजिशनली पैसा बनेगा आपका। ये स्टॉक इवेंचुअली 5 डिजिट का बनने वाला है अगले 2 से 3 साल में। अभी भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो ये कोर पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए आपका। और जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है ना, वो जानते हैं किस तरीके का काम इंडिगो कर रही है इस समय, तो इसके लिए मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ इंडिगो पर। आज सुबह ही मेरी बात हुई थी। हाँ, इंडिगो अपनी उड़ान अलग ही भर रहा है, और जो आप ब्लू स्काइज कहते हैं वो पूरी तरह से एकदम भरता हुआ ये स्टॉक का। अच्छा, वैसे कुछ और काउंटर्स जो इस समय फोकस में आ रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं।
आपने नोटिस किया होगा धीरे धीरे करके एफएमसीजी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लौटा है। पिछले सेशन में भी हम देख रहे थे नेस्ले जैसा स्टॉक जहां पर आज फिर करीब 1% के गेन्स है। टाटा कंज्यूमर अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, ये आउट परफॉर्म कर रहा है 2-2.25% ऊपर। ब्रिटानिया में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, 1.5% के गेन्स। तो टाटा कंज्यूमर ये इनफैक्ट वो निफ्टी की कंपनी है जिसके नतीजे आएंगे कल। मार्केट ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इसकी बात कर लेते हैं। M&M फाइनेंस, MCX, ICICI प्रू ये दूसरी कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करने वाली हैं। पहले टाटा कंज्यूमर, सुमित क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए, टाटा कंज्यूमर के साथ एफएमसीजी कंपनियों के जो नंबर्स हैं वो और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, प्रबल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो नंबर्स पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने हाल फिलहाल में कई सारे एक्विजिशंस किए थे। तो एक्विजिशंस की कॉस्ट से कितना इम्पैक्ट है, उनका कितना रेवेन्यू आ गया है, कितना आगे चल के आएगा, तो ये कमेंट्री पार्ट में आएगा। तो ये पार्ट तो आप ध्यान रखिएगा ही। शेयर ऑलरेडी करीब 10% के आसपास दूर है अपने रिकॉर्ड लेवल से और ऑलरेडी ये 60-65 के मल्टीपल के जोन में कामकाज कर रहा है। अब नंबर्स की बात करते हैं। रेवेन्यू 3,991 करोड़ रुपए, 951 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है, 3,618 करोड़ रुपए के सामने। और एबिटा करीब 601 करोड़ जो कि 512 करोड़ रुपए के सामने आएगा। मार्जिन 15% के आसपास, 14% के सामने। और मुनाफे फ्रंट पे 315 करोड़ का मुनाफा होगा जो कि 345 करोड़ के सामने है। तो बाकी सारे नंबर्स में बढ़त है, सिर्फ मुनाफे में एक ड्रॉप का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। कैपिटल फूड्स जिसका इन्होंने एक्विजिशन किया था वो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, तो अब उसका कितना नंबर इस क्वार्टर के नंबर में आएगा, कितना अगले क्वार्टर में जाएगा, क्या कॉस्ट आई है, कितना रेवेन्यू एक्रेडिशन है, ये सब चीज़ें तो आने वाले समय में नंबर्स में देखने को मिलेगा। और शायद पैट के अंदर इसीलिए ड्रॉप है क्योंकि एक वन ऑफ वहाँ पर एक्विजिशन की वजह से देखने को मिल सकता है। तो ये पार्ट को आप आधार मान के चलिएगा, इसलिए क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर्स पे नजर रखिएगा। ओवरऑल इंडियन बिजनेस का जो ग्रोथ है वो करीब 10 से 12% के आसपास रहने का अनुमान है। बेवरेजेस कारोबार में 9 से 10% के एक वाई बेसिस पे बढ़त का अनुमान है। टी बिजनेस के अंदर करीब 5 से 7% रेवेन्यू में और करीब 2 से 3% वॉल्यूम ग्रोथ रहने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। और नरिश कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब 35 से 40% के आसपास आएगा। FY24 में 900 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज वहां पर देखने को मिल सकते हैं। इन टोटल नंबर्स बेटर है, लेकिन कमेंट्री पार्ट क्रूशियल रहेगा इनका। और एक्विजिशन से कितना इंपैक्ट इस क्वार्टर अगले क्वार्टर में आता है, ये एक पार्ट जो स्ट्रीट जरूर सुनना चाहेगा। ओके, टाटा कंज्यूमर। और देखिए, ये जो नंबर्स के आपने अभी नंबर्स रीड किए टाटा कंज्यूमर के, एक बार मैं आपको जरा इसकी प्लेसमेंट भी दिखाता हूँ। मैं पिछले आई थिंक लास्ट वीक भी आपसे कई बार ये बातचीत हुई कि निफ्टी एफएमसीजी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में बैठा हुआ है। एक्चुअल अपने लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। एंड सेम इज द केस विद टाटा कंज्यूमर। एक्टर साहब प्लीज़ टाटा कंज्यूमर पे एक बार 100 और 50 डेमा ड्रॉ कर दीजिएगा। मानस लास्ट 2 सेशन की इसकी कैंडल्स स्ट्रॉन्ग भी हैं और इस बात का एक स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है। मुझे याद आता है कि लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया था गोदरेज सीपी ने और टाटा कंज्यूमर ने। इसने बहुत अच्छा एक बेस बनाया 100 डेमा पे, उसके बाद 50 डेमा को क्रॉस किया, 20 डेमा को क्रॉस किया और आज ऑलमोस्ट 19 मार्च के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे आप इसको, टाटा कंज्यूमर को मानस? एक पॉजिटिव चीज ये है कि स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है। वहां पर कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। लेकिन वीरेंद्र जी, मैं अभी भी समझता हूं कि वेट करना बेहतर है। उसका मैं कंसर्न का रीजन आपको बता दूं। मंथली चार्ट पे जाएंगे तो जो पिछला मंथ था वहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो निगेटिव बने हैं, बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ स्टॉक पे। मैं खरीदारी करूंगा तो ब्रेकआउट पे। अगर 1190-1195 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो फिर एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपको 1275 तक के भाव देखने को मिलेंगे। अभी के लिए मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है वो 1149 का रहेगा। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको जोड़ लेते हैं। हमारे साथ आज मेहरबून ईरानी जी जुड़े हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। करेक्शन खत्म हुई क्या मार्केट में? क्या फिर से यही निकल कर आया कि अगली बार कोई जियोपॉलिटिकल इशू हो तो बाय कर लीजिए? नहीं अनुज जी, आई थिंक मेरा व्यू कंसिस्टेंट रहा है पिछले 4 महीने से। जब से इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे मध्य प्रदेश राजस्थान से, मैंने कहा था कि बाय बिफोर द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इन मार्केट विल सी एक्सप्लोसिव न्यू हाई। लेकिन 10-15 दिन पहले 1-2 शंका बाहर निकल कर आई थी, उसमें एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम जरूर था। दूसरा प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम है इस यूएस इन्फ्लेशन। डॉलर इंडेक्स देखिए 106 के ऊपर,
बॉन्ड यील्ड्स देखिए 4.6%, नो लेवल ऑफ कंफर्ट। और जो होना चाहिए और हो रहा है, शुरुआत हुई है कि मैक्स 7 के टॉप 7 कंपनी जो यूएस के है उसमें सेलिंग हो रही है और साइड मार्केट में बाइंग हुई है। क्लियरली द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज शोइंग दैट। रही बात जियो पॉलिटिकल की, आई हैव बीन स्टेटिंग, और मेरा थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स भी हुआ है विद सम गुड पीपल ऑफ द मार्केट, कि इट वॉज मोर रेटोरिक। मूल कारण है, डिड इजराइल अटैक ईरान्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर? आंसर इज नो। Will Israel act without the permission of the White House? Answer according to me is no. Now Asian markets को suddenly shake out होना चाहिए था, because Asia depends on oil which comes from the Straits of Hormuz. वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। Oil went up by 2.5, 3%. तो एक ज़्यादा करके एक रेटोरिक थी। तो जो होना था according to me was just शो शराबा, दिखाना है कि मैं भी अटैक कर सकता हूं, बिकॉज इफ डिस्ट्रक्शन हैड टू बी डन दे कुड हैव अटैक द ऑयल रिजर्व्स ऑफ ईरान व्हिच वाज नॉट डन। तो जियोपॉलिटिकल एज ऑफ नाउ आई वुड पुट इट ऑन द साइड। हाँ, थोड़ा सा मन में हमेशा रहता है कि अगर कल कुछ वापस हो गया तो वापस हो गया तो, बट इफ दिस इज द वे यू आर, यू कैन नॉट बी इन द स्टॉक मार्केट। थर्ड फैक्टर जो मैं हमेशा फर्स्ट फैक्टर कहता था वो है इलेक्शन। I think till the time the elections are there will be optimism, क्या numbers आएंगे, but somewhere along the line, despite whatever numbers come, on the higher side, 350, 340, 360, 310, 320, के 400, whatever, I think somewhere we will have a top coming over the next 1-2 months, ये मेरा personal मानना है। So this is a time where investors को ध्यान में रख के, they should learn to come out of extremely expensively valued stocks, जहाँ पे 50 के पी में 60 के पी में आप पैसे लगाते हो, थोड़ा बढ़ता है, आप खुश होते हो और पैसे लगाते हो, बिकॉज वहाँ पे धक्का बैठ सकता है। तो दिस इज द टाइम, एंड दिस आई हैव बीन स्टेटिंग इट टू ऑल माय फ्रेंड्स हु हैव बीन आस्किंग मी, कि गो एंड आइडेंटिफाई स्टॉक्स जहाँ पे डाउनसाइड कुड बी 10-15% इफ द मार्केट हैज अ फॉल फ्रॉम द ऑल टाइम हाई व्हेनेवर इट हैपेंस, and the upside could be much more over the next 12-15 months. So thoda sa now you wear the investor hat and start exiting stocks which have given you phenomenal returns, which you cannot justify, which are extremely expensive. आप जानते हो बहुत महंगा है, फिर भी आपको थोड़ा सा लालच हो रहा है कि और बढ़ेगा। Learn to press the button, sell button from those type of stocks and deploy that money into stocks which are still relatively cheap as compared to the overall market. So ये एक टाइम आया है जहाँ पे आपको ट्रेडर का हैट निकाल कर, डिस्पाइट knowing कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, 23,000 भी आ सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हमेशा कहते आ रहा हूँ कि we will have an explosive high. But this is the time where you need to control a little bit of your greed and start thinking a little bit like an investor. लॉन्ग टर्म सोचे, इन्वेस्टर जैसे सोचे, ट्रेडर जैसे नहीं। मेहरबान उस लिहाज से इस समय इस रीसेंट थोड़े से शेकआउट में कहाँ पर आपने पैसा ज़्यादा कमिट किया है? कोई खास स्टॉक सेक्टर इन द लास्ट 2-3 days दैट यू नो डबल डाउन ऑन? मैं कहूँगा कि कहीं पर एक टर्न अराउंड आएगा, वो आएगा केमिकल सेक्टर में और टेक्सटाइल्स में। आई थिंक दैट इज स्टिल सम टाइम अवे, बट अदरवाइज आई स्टिल बिलीव अ सेक्टर लाइक होटल्स, जो मैं हमेशा पॉजिटिव रहते आ रहा हूँ, रियल एस्टेट, आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड रीजनल बैंक्स, वहाँ पे लगता है कि अपसाइड काफ़ी बाकी भी है अभी भी। ऑल द स्टॉक्स आर सस्पेक्ट टू अ 10%, 15% फॉल, सो व्हाट, बट द अपसाइड इज एटलीस्ट डबल the possible downside. So मैं कहूँगा the sectors have honestly not changed, but if you want to be a little bit of a contrarian, you can possibly try to identify good quality stocks in the specialty chemical segment, that is one, or a textile segment, because in दोनों sectors people are somewhere forgotten. They have all come down, all the stocks. They are looking like orphans right now. अच्छे लोग फिर से शुरुआत कर रहे हैं, but this could be a longer term bet, क्योंकि जहाँ पे भी साइकिल टर्न होती है और लोग आके खरीदते हैं, the persons who have bought it early are the people who make the maximum money. So yes, this is the time to look out for turnaround sectors. जहाँ पे IT was a sector जहाँ पे मैं 2-2.5 साल से नेगेटिव था। मैंने आई थिंक अनुज जी ने पूछा था तो मैंने कहा भी था कि मे बी आफ्टर दिस मार्च रिजल्ट्स टाइम फॉर बाइंग कोड एमर्ज। अगर आप मुझे आज पूछो तो आई वुड लाइक टू चेंज दैट व्यू। आई स्टिल बिलीव IT अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नॉट मच ऑफ दम राइट नाउ, अभी के लिए ज़्यादा दम नहीं है। If anything, there will be a bounce which will come.
but I would still possibly go back to my earlier call on IT. I would like to possibly stay away, looking at what guidance Infosys and TCS have given. मुझे कोई attraction नहीं है, valuation सस्ते हो सकते हैं, मैं ना नहीं कहूँगा. There could be a bounce, मैं ना नहीं कहूँगा, but I don't think there is big money to be made at the moment. जब भी time आएगा, let us see if and when the management comes up with a better guidance in the next quarter. At that time we will see. So I would like to stay away from IT. जो मैं पहले कहता था कि एक टर्न अराउंड सेक्टर आगे चल के बन सकता है, but I have changed my view on that. Specialty chemicals and textiles could be turn around sectors आगे चलकर. मैं एक दो स्पेस और जिन्होंने इस बार स्विंग और मूव देना शुरू किया है. I mean, गर्मी इस साल पड़ रही है, शायद और भी पड़े, काफ़ी बुरी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन गर्मी पिछले साल ही पड़ी थी. लेकिन बाजार इस बार वोल्टास पे, हेवल्स पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहा है और इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये जो बाइंग थी वो जनवरी में ही शुरू हो गई थी. आपका व्यू वाइट गुड सेगमेंट में स्पेशली आई थिंक इस समर को देखते हुए कोई प्रेफर्ड स्टॉक? वोल्टास ऑल टाइम हाई पे, हेवल्स ऑल टाइम हाई पे, इवन द ब्लू स्टार आज ऑल टाइम हाई पे है. आपका प्रेफर है कुछ इस स्पेस में? वीरेंद्र, आई थिंक वीरेंद्र मैं आपको फुल मार्क्स देना चाहूँगा इसके ऊपर कि आई थिंक करीबन 1-1.5 महीने पहले से आई थिंक यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस सेक्टर और ये एक डिस्कवर्ड हो गया है. पीपल हैव बॉट इनटू इट, स्टॉक्स बढ़ गए. ब्लू स्टार देखो, वोल्टास देखो. आई थिंक यू आर डिस्कसिंग दिस स्टॉक. आई थिंक कभी एक आपका एक सेगमेंट मैंने देखा था जहाँ पे आपका ये 15-20-25% नीचे था स्टॉक. सो आई थिंक अभी जब ये वेल डिस्कवर हो जाता है, मार्केट नोज द रीजन एंड द स्टॉक्स हैव गॉन अप. Maybe if I had bought into it, मैं पकड़ के बैठूंगा. But to put in more money right now after the sharp rise, I may not be tempted to put in right now. So I think great call from your side. The channel has discussed it very well, very aggressively also, and I think the stocks are given super returns. So I think common sense sector था, which people like you all who mentioned it first and people who followed you all, I think would have made their money. 20-25-30% बढ़ने के बाद is something which I am normally not a person who would go ahead and buy after the stocks have been well discovered. So मैं कहूँगा जिसने लिया है good, because I think this गर्मी is here to stay for the next 1.5-2 months at least. So but at the present level I would not give a fresh buy call on them, but stating that the stocks have done well and should remain at higher levels. Okay. मेलबोर्न आईटी पर आप काफ़ी समय से नेगेटिव रहे थे, स्पेशली कुछ स्टॉक्स को लेकर. वैल्यूएशन भी आपने कहा था काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पर. अब क्या व्यू बन रहा है 2-3 कंपनियों के नंबर्स देखने के बाद? आई थिंक मैं वही कह रहा हूँ. आई थिंक अरोज भाई के आई वाज टेलिंग यू दैट आफ्टर मार्च रिजल्ट्स मे बी अ टर्न अराउंड कैन हैपन इन आईटी एंड देयर समवेयर आपको जाके खरीदना पड़ेगा. बट जो हुआ है उसको देखकर मैं कहूँगा एट मोस्ट देयर कुड बी अ बाउंस. आई थिंक एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि नाका आ गया आईटी का. आई डोंट सी एनी अपसाइड कमिंग इन मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स. मेरा पर्सनल व्यू है, एंड यू मे इनफैक्ट सी लोअर लेवल्स कमिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द मिड कैप आईटी स्टॉक्स ऑल्सो over the next few months. जब तक मैनेजमेंट गाइडेंस नहीं आके कहता है कि थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव बियॉन्ड 1-2% विच दे आर टॉकिंग अप, आई डोंट थिंक पीपल आर गोइंग टू बी इन हरी जाके आईटी स्टॉक्स खरीदने का. तो एक बाउंस जरूर आ सकता है. दे ऑल कम डाउन वेरी शार्पली. अ बाउंस कैन कम, बट आई वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स के बाउंस के लिए खरीदना उचित नहीं रहेगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ द स्टोरी इज टेम्पररीली पंचर्ड. एक ही चीज डिफेंस में है आईटी का कि वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट आई थिंक मार्केट में रिलेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटीज है. जैसे मैंने कहा था, होटल सेक्टर इज देयर, प्रॉपर्टी सेक्टर इज देयर, देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज देयर, रीजनल बैंक्स इज देयर. वीरेंद्र कह रहा कि एसी कंपनीज आर देयर. वाटर थीम इज ऑल्सो गोइंग टू डू वेरी वेल आगे चल के. एनर्जी एंड power are sectors which I've always liked. So there are many better opportunities according to me, and one should not be in a hurry, this is my personal view, to go and buy into IT just because the stocks are down. मेहरबून, एक सेक्टर और आज अगर चीज़ें डेवलप नेगेटिवली नहीं होती, इलॉन मस्क ने अपना दौरा कैंसिल या पोस्टपोन नहीं किया होता, उसको लेकर आज काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म रहता. लेकिन काफ़ी चीज़ें हुई हैं. एक तो टेस्ला की अर्निंग्स में वीकनेस, प्रेशर आता हुआ अक्रॉस, क्योंकि चाइना में भी ईवी प्राइसेस करेक्ट होने लगी हैं.
क्या इसका इम्पैक्ट टाटा मोटर्स एंड द लाइक्स पर आना शुरू होगा? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, एक्साइड जैसे प्लेस जिनको Hyundai जैसी कंपनियां, किया जैसी कंपनियों के लिए वैसे भी बैटरी के लिए ऑर्डर्स मिल रहे थे ईवी साइड पर, उनमें क्या अभी भी पोटेंशियल है गेंस का, क्योंकि वो स्टॉक एक तरफा भागा है? ये टाटा मोटर्स, बैटरी प्लेस, क्या कैसी पोजिशनिंग हो आप? आई थिंक हम लोग टेस्ला में जो देख रहे हैं, आई थिंक वी आर पॉसिबली सीइंग और हैव स्टार्टेड टू सी इन द टॉप 7 कंपनीज ऑफ द यूएस मार्केट्स. टेस्ला इज वन ऑफ देम, एप्पल, अमेजॉन, जिसको भी देखना है आप देख लीजिए. आई थिंक दो स्टॉक्स आर द ओनली स्टॉक्स विच आर टेकिंग द नैस्डैक एंड S&P अप. आई थिंक कहीं पर वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड जो लेवल पर है, द कंफर्ट लेवल इज नॉट देयर. लेकिन साइड मार्केट जो पिटा हुआ था वहां पे अभी बाइंग शुरू हुई है. दिस 7 स्टॉक्स कैन फॉल्टर. टेस्ला का आप देखिए वर्कफोर्स कितना कम कर दिया है. सो देयर इज प्रेशर ऑन द कंपनी. और रही बात ईवी की, इफ यू आस्क मी, आई थिंक एनी न्यू सेक्टर, सोलर पैनल्स हो अभी के लिए, या ईवी हो, या ग्रीन एनर्जी जो कहते हैं, आई थिंक हो, उसमें हवा ज्यादा बढ़ जाती है. तो वैल्यूएशंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. नाउ आपका कन्विक्शन रहना चाहिए कि इज दिस स्टोरी हियर फॉर रियल एंड विल इट बी देयर फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. तो जो लेवल्स पर ये सारे स्टॉक्स आ गए थे, आई एम टॉकिंग ऑफ इंडिया स्पेसिफिक राइट नाउ, वहां से अगर 10-15% भी नीचे आते हैं, वन शुड नॉट प्रेस द अलार्म बटन फॉर दैट. कहीं पर समझना चाहिए कि हवा ज्यादा थी. दिस कंपनीज आर वेल मैनेज, दे आर ट्राइंग टू एंटर दिस पर्टिकुलर ईवी सेगमेंट एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेल, बट कहीं पर द वैल्यूएशंस हैड बिकम एक्सपेंसिव. सो एट द प्रेजेंट लेवल इफ द स्टॉक्स फॉल्टर बाय 5, 10, 15%, I honestly will not be surprised. और ये लेवल पर जाके नया पैसा डालना with so much of uncertainty around us, I would also not advise. So at the moment, most of the auto stocks, barring a couple of them which I am personally owning, like a Force Motors for example, बाकी के सारे stocks में I would not be in a hurry to possibly go and buy into or come to your channel and recommend those stocks. So whatever stocks I have mentioned, like a Force Motors right now, I think I'm personally holding it in my portfolio. Autocorp of Goa, which is a Tata company, also very interesting. It doesn't mean मैं पूरा negative auto sector पर, मैं कहूँगा कि काफी सारे stocks conviction पर बहुत बढ़ गए, और जहाँ पे आपको earnings cannot match up with those high valuations, the stocks can only correct. So I'm not surprised if they are correcting at the moment. वाइल वोडाफोन आइडिया एक बार वापस लेकर आइए और देखिए वो हमारी डिस्कशन हो रही थी यतिन के साथ उसके बाद से, और बस ये एक और पैमाना है कि रियल नंबर 1 चैनल कौन सा है इसका, है ना. मतलब देखिए जहाँ हमारी बात शुरू हुई और वहाँ से स्टॉक में क्या पंख, रॉकेट बन गए. रॉकेट एकदम बिल्कुल. इंट्राडे में देखिए क्या शानदार पैसा बना होगा आपका. बैन में तो ठीक है, कैश में पैसा बना होगा. वो चीज़ बहुत क्लियर हो गई थी वहाँ पर जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि एटलीस्ट एक बार के लिए तो ये स्टॉक यहाँ से चलेगा, क्योंकि डिमांड इतनी स्ट्रांग है यहाँ पर. QIB 14 टाइम्स हो गया है, 14 टाइम्स QIB हो गया है, और HNI 3.4 टाइम्स है, रिटेल 0.7 टाइम्स है. ज़बरदस्त मूव्स आ रहे हैं यहाँ पर. मेहरबान, आपने अप्लाई किया क्या FPO में? आई थिंक काफ़ी लोगों ने पूछा, मैंने कहा कि अप्लाई, बट डोंट एक्सपेक्ट टू मेनी थिंग्स ऑन द डे यू गेट योर शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट. जो भी सेलिंग आएगा वो पहले दिन को आएगा, शायद 25 तारीख को या 26 तारीख को. बट येस, मे बी आई ऑल्सो बिलीव दैट द स्टॉक विल सी अ लिटिल बिट ऑफ अ हायर लेवल, मे बी 15, 16, 17 में गैस नहीं कर सकता हूँ, बट यू विल सी अ लेवल विच इज मच हायर. एंकर इन्वेस्टर्स का नाम ठीक था. QIB में सब्सक्रिप्शन हैज बीन फेयरली डिसेंट, सो मे बी there would be selling coming on the first day when the shares come into the demat account. There are बहुत लोग ऐसे हैं जो 11 रुपये में अप्लाई करते हैं, सोचते हैं कि मैं 12 में बेचूंगा, 12.5 में बेचूंगा, 10% मिलता है. ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी आती है. सो देर कुड बी सेलिंग प्रेशर कमिंग ऑन 25th और 26th, अभी भी शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं. बट उसके बाद द शेयर अकॉर्डिंग टू मी शुड सी अ लेवल हायर देन वेयर वी आर टुडे. दिस इज माय पर्सनल व्यू. बिल्कुल, बहुत शानदार मूव्स यहाँ पर. मेहरबान, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. और एक बार यतिन के पास वापस चलते हैं, इस बार आइडिया के लिए नहीं, इस बार डीलिंग रूम चेक के लिए. यतिन, बताइए कौन से 2 शेयर्स पर नज़र? 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में. सबसे पहले JSW स्टील की बात करें, और पिछले एक हफ्ते 10 दिन में हमने जो शानदार रैली मेटल स्टॉक्स में देखी थी, वो अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग में तब्दील होती हुई नजर पड़ रही है. इनफैक्ट डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि बहुत सारे FIs जो है प्रॉफिट बुक कर रहे हैं मेटल स्टॉक्स में, और JSW स्टील एक ऐसा स्टॉक है जहाँ डीलर्स STBT अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं,
उनको लगता है शायद स्टॉक 825-830 तक के लेवल्स दिखा सकता है, यानी यहाँ से 3-4% की डाउनसाइड उनको काउंटर में लग रही है। इसके अलावा भारती एयरटेल और ऑब्वियसली आइडिया के जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स है वो काफ़ी शानदार हैं। टेलीकॉम स्टॉक्स में ऐसे भी आप देखें तो ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रांग है। शाम को जब रिलायंस के रिजल्ट्स आएंगे तो जियो के जो टेलीकॉम रिजल्ट्स और डिटेल्स हैं उस पर भी नज़र रहेगी। इन सब के बीच में भारती एयरटेल एक ऐसा स्टॉक है जहां डीलर्स को लगता है पोजिशनल खरीदारी कर सकते हैं यहाँ 1325-1350 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये एक स्टॉक है जो आज डीलिंग रूम्स के और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के रडार पे है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप यतीन। तो JSW स्टील में एक सेल कॉल और भारती एयरटेल यहाँ पर एक बाय कॉल इस समय डीलर्स की तरफ से आती हुई। चलिए अब एक काम करते हैं, अब जरा BTST STBT कॉल लेना शुरू करते हैं। शिल्पा जी बताइए क्या ट्रेड कैरी करेंगे? जी, मेरा BTST रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस में। LIC हाउसिंग फाइनेंस अराउंड 660-663 अभी ट्रेड कर रहा है। ये काफ़ी टाइम से एक 640 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, जहाँ पे मुझे लगता है एक पोजिशनल ट्रेड भी आप लेंगे थोड़ा तो टूवर्ड 680 से 700 आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे 640 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड स्टे इंटैक्ट। मुझे लगता है आपको 1-2 दिन में 680, 85, 700 के बीच में भी ट्रेड करते हुए मिलना चाहिए। 80 के से 700 के बीच जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है, तेजी में रहें। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैं भारती एयरटेल कैरी करूंगा। यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम सपोर्ट दोनों है। लास्ट 2 सेशन में रिकॉर्ड डिलीवरी हुई है। क्लियर ब्लू स्काई टेरिटरी का एक ब्रेकआउट है। आज थोड़ा सा रेस्ट डे है बट मुझे लगता है कल फिर मोमेंटम आएगा। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा इसका 1288 का और टारगेट्स रहेंगे 1320 के। बाहिती जी आपके कैरी करेंगे? आशीष बाहिती जी। जी विरेन जी, यूएसएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है यूएसएल का और जिस हिसाब से आज वॉल्यूम्स है 3.5 मिलियन शेयर के वॉल्यूम ऑलरेडी क्लॉक इन हो चुके हैं इसमें और ओआई बिल्डअप स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1140 का एक एसएल मेंटेन करे, 1190 और 1220 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। अच्छा आशीष जी, मतलब ये ठीक है एनालिसिस आपका, यूएसएल आपने पिक किया, बट जिस तरीके से वोल्टास परफॉर्म कर रहा है आपको लगता नहीं कि आप यूबीएल पे ध्यान देते तो एक एडवांटेज और होता? जी वीरेन जी, इनफैक्ट ये पूरा सेक्टर में आज अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यूबीएल यूएसएल दोनों में ही अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। इसे कहते हैं डेड पैन फेस आंसर। नहीं, बट वीरू के साथ एक चीज़ है, वीरू का थोड़ा कुछ खास लगा है यूबीएल के साथ। वो मतलब क्योंकि नहीं बाकी सुला भी तो है, पर सुला की क्यों नहीं बात करते आप कभी? हमेशा यूबी मैंने कहा सुला भी है और आजकल तो बहुत लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर बट हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए शायद यूबी। हाँ वीरू, चलिए छोड़िए, कुछ नहीं कहते। नहीं बोलिए कभी वैसी बात करेंगे पर नहीं, वो शिफ्ट में ऑलरेडी कर चुका हूँ। बाकी कॉल्स ले लेते हैं। चलिए, ये सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक बात हो रही है, ध्यान रखिए इस चीज का। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, क्योंकि मैक्स फाइनेंशियल ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और ट्रेंड यहाँ पर पहले से ही पॉजिटिव है, तो मैक्स फाइनेंशियल के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। 1060 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। उसके फ्यूचर में आप 1044 1044 के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और 1090 1090 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो मैक्स फाइनेंशियल और तेजी वाला ट्रेड। राजेश पालविया, आपका सौदा क्या रहेगा? तो बैंकिंग स्पेस से PSU बैंक में SBI यहाँ पे पसंद आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और जिस तरीके से पूरा PSU पैक ही यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है, मुझे लगता है SBI यहाँ पे BTST पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 775 780 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 760 के आसपास। ओके, तो ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हुए और मार्केट का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्केट से डे हाई एंड स्पेशली याद रखिएगा जो डिफरेंशियल क्रिएट किया वर्सेस मॉर्निंग हाई, वो निफ्टी ने क्रिएट किया। क्योंकि हमने जो सुबह का हाई था हमारा पहले टिक का अप्रॉक्सीमेटली 22,340 की ट्रैजेक्टरी, हम उसको अब ओवरटेक कर चुके हैं। अनुज, प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग और एक कमांडिंग पोजीशन में क्लोज होता है, स्पेशली फॉर निफ्टी IT का कंट्रीब्यूशन 200 पॉइंट का आई थिंक उसको और फेवर करता हुआ। क्या अप्रोच रहेगी अनुज इस क्लोजिंग के मद्देनजर? वीरू, मैं मार्केट के अप्रोच पे आऊँ ना, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा और समझिए इस चीज़ को। ये बहुत मैं एक मेजर्ड वे में ही कह रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी
जिसके सर्वाइवल को लेकर बहुत लोगों को रिस्क लगता है, उसमें ऑलरेडी 20,000 करोड़ के एफपीओ में 1 लाख करोड़ की बिड्स अब आ चुकी हैं। 5.2 टाइम्स इसका एफपीओ अब तक सब्सक्राइब हो चुका है और फाइनल नंबर शायद ये हो सकता है कि और थोड़ा ज़्यादा भी हो। ठीक है, 1 लाख करोड़, ये है इंडियन मार्केट की ताकत, ये है इंडियन मार्केट पे लोगों का भरोसा, और ये है इंडियन मार्केट पे इवन एफआईआईज का भरोसा। मैं तो ये भी कहूँगा क्योंकि क्यूआईबीज में काफ़ी तो एफआईआईज भी होंगे, ठीक है ना, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होंगे। तो इस तरीके का पैसा एक ऐसे स्टॉक में लगने के लिए तैयार है जिसमें सिर्फ एक प्रॉमिस है इस समय कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो आप सोचिए कि जो ऑलरेडी अच्छी कंपनियां चल रही हैं वो क्यों इस तरीके के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड हाइस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता था। स्ट्रैटेजी पे आते हैं अब। कल की स्ट्रैटेजी मेरी बहुत सिंपल है, लॉन्ग कैरी करिए। इस मार्केट में कभी भी लॉन्ग कैरी करने पर आपका पैसा गया नहीं है इंडियन मार्केट में, कभी भी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर गैप डाउन हो जाए, मार्केट करेक्टिव फेज में आ जाए तो आपको होल्ड थोड़ा ज़्यादा लंबा करना पड़ सकता है, लेकिन इवेंचुअली पैसा बना है। और मुझे तो ये लग रहा है कि आज शाम को ग्लोबल क्यूज भी ठीक ठाक ही होंगे। आज का लो अभी के लिए आपका एक स्टॉप लॉस है, उसको फिर हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में। बॉटम बन गया मार्केट में बॉटम बन गया और अब निफ्टी ऑल टाइम हाई जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर फोकस करें तो वो ठीक रहेगा आपके लिए। जी हाँ, लॉन्ग्स कैरी करें। मार्केट्स एट डे हाई 22,344 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में हम ट्रेड करते हुए इस वक्त। और एक याद रखिएगा, अगर हम थोड़ा सा फिल्टर कर लें तो निफ्टी बैंकों में पीएसयू बैंक्स का एज काफ़ी ज़्यादा है। सारे पीएसयू बैंक्स डे हाई पे क्लोज होते हुए, और लुक एट कैनरा बैंक, लुक एट एसबीआई, पीएनबी, सारे दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके ट्रेड करते हुए। निफ्टी पीएसयू बैंक ने इंडेक्स ने इस क्लोजिंग में बहुत शार्प मूव दिया है। एक दो स्टॉक्स का उल्लेख और मैं कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे मूव है। अच्छा, एक काम करिए जरा, वो लिखिए ये ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स। ऑल्दो इस ब्रेथ को रीड करने का पैमाना थोड़ा दूसरा होगा, क्योंकि अब हम याद रखिएगा एक्सपायरी वीक में है, मंथली एक्सपायरी वीक में। दैट मीन्स किसी स्टॉक में करंट मंथ फ्यूचर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही होगी तो वो फिगर्स थोड़ी सी आपको नेगेटिवली बैस लगेंगी। आइए देखते हैं कि ब्रेथ कैसी है। 48 लॉन्ग्स और 97 शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट 8 और 30 लॉन्ग अनवाइंडिंग है आते हैं। तो इसको अब नेगेटिव नहीं मांगेंगे हम, लॉन्ग अनवाइंडिंग को नेगेटिव नहीं मानेंगे। प्रॉफिट्स यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ से जाकर आप देखिए 48, वो अगली स्लाइड पे जा रहा है। वोल्टास में लॉन्ग और इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई। हिंदुस्तान कॉपर ऑल टाइम हाई। एबीबी मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा, ये शायद 3.5% ऊपर। मैं थोड़ी देर में श्योर हो जाऊंगा। लेकिन कैनरा बैंक और यूनाइटेड स्पिरिट्स, आशीष बहती जी का प्रेफर्ड स्टॉक। मेट्रोपोलिस स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। एक्साइड, इंटरग्लो एविएशन, बंधन बैंक, डिक्सन, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज होते हुए शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर भी, और शॉर्ट बिल्डअप में परसिस्टेंट। मिड कैप आईटी में एनटीपीसी, गेल, एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील। एचडीएफसी बैंक आज एक ऐसी चीज़ थी जो बाजार को बिल्कुल नहीं, आई थिंक भाई, मतलब आइसोलेशन में उसका एक रिवर्सल था 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज से। वोडाफोन आइडिया, बिरला सॉफ्ट, कोरोमंडल, बॉश और इंडिया सीमेंट्स, कुछ और काउंटर्स जहाँ पेन था। कैपिटल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग है, चाहे आप एलएनटी को देखिए, आप चाहे सीमेंट्स को देखिए, चाहे आप देखिए एबीबी को। एंड लुक एट बीएचईएल, अभी अभी मेरे स्क्रीन पे अपीयर होता हुआ बीएचईएल भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। तो हर्षता क्लोजिंग के वक्त तक आते आते ब्रेथ और अच्छी बढ़ती हुई, बहुत सारे स्टॉक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़े होते हुए। हर्षता, बहुत तगड़ा मोमेंटम और एक अच्छी क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए वीरू, जिस तरह से डे हाई पर मार्केट लौटा है। अच्छा, इस बीच कुछ बैन का भी अपडेट आ रहा है। कुछ स्टॉक्स फिर जगह बनाएंगे बैन लिस्ट में, कुछ बाहर निकलेंगे। जो बैन में जा सकते हैं उनमें कैनरा बैंक है, जिसकी हम वैसे भी चर्चा करते आए हैं इस कार्यक्रम में। हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये कुछ 4-5 स्टॉक्स हैं जो बैन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इनके लिए थोड़ा सा जगह बनाएंगे एक्साइड, मेट्रोपोलिस, बलरामपुर चीनी और बंधन बैंक, जहां पर हमने देखा 80% से कम की यहाँ पर मार्केट वाइड ओपन पोजीशन है और वहाँ पर थोड़ी बहुत सिचुएशन हल्की होती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। अच्छा, कल नतीजों से ठीक पहले टाटा कंज्यूमर अब डे हाई पर ट्रेड करता हुआ 1174 के लेवल्स पर क्लोजिंग की तैयारी। आयशा में हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम दिन भर रहा। वेरी क्विकली अमित, ये जाते जाते आयशा कल के लिए कैरी करेंगे क्या?
जी डेफिनेटली हर्षिता मैम, यहाँ पे एक वेज का ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड हुआ है, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। इसमें पोजिशनल टारगेट्स भी काफी ज्यादा बनेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग 4400 के स्टॉप लॉस के साथ कैरी करना चाहिए और टारगेट्स रहेंगे 4600 4650 के 2 से 3 दिनों में। ओके, तो 4600 4650 की तरफ बढ़ता हुआ ये काउंट एक अच्छा खासा मोमेंटम। आप मिड कैप इंडेक्स पर भी अगर आप ध्यान देंगे, जहां पर आउट परफॉर्मेंस अच्छी खासी है, मोतीलाल का शेयर करीब 5.5% के गेंस पर जाकर टिक रहा है। आप श्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसा काउंटर देखें, जो औसतन थोड़ा सा ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला है। ये भी काउंटर करीब 3% के गेंस पर। श्नाइडर या फिर मोतीलाल, दोनों में से किसी पर नजरें हैं तो बहेती जी बताइए, बेहतर ट्रेड क्या है कल के लिए? जी, आई थिंक मोतीलाल ओसवाल जिस हिसाब से मूव कर रहा है वो काफी इम्प्रेसिव है। और आप देखिए कल और आज दोनों दिन, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन और आज वॉल्यूम्स काफी बड़े इसमें बने जा रहे हैं। तो मोतीलाल में इन लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 2300 का, 2300 का एक ऐसे मेंटेन करे एंड 2490 तक के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। ओके, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी स्क्रीन पे 2348 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे। और एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूँ, फिर अनुज के पास चलेंगे बड़ी वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आई मीन निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का, और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 53,530 पर सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन जब ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक देता हुआ। इतने स्ट्रॉन्ग 2 दिन के प्राइस सेक्शन हमने काफ़ी समय से नहीं देखे। मेरे ख्याल से इनफैक्ट अब हम मिड मार्च के बाद पहली बार देख रहे हैं। बट शुक्रवार की जो कैंडल क्रिएट हुई थी वो अपने साथ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पीछे छोड़ के आई थी। एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूँ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्विंग है। टाटा कंज्यूमर की मैंने बात की थी, 1176 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके क्लोज होता हुआ। निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी फार्मा स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई पर। और आप ये कह सकते हैं कि इस 22,363 के प्राइस पर जब हम आखिरी के आधे घंटे में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दे रहे थे, मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी हुई। फार्मा भी आया, आईटी भी आया, बैंक्स भी आए, निफ्टी हेल्थ केयर भी आया, कैपिटल गुड्स भी आया, सब ने पार्टिसिपेट किया। और निफ्टी अनुज 22,364 एग्जैक्टली एट डे हाई। अनुज बिल्कुल विरूप, बिल्कुल सही बोला आपने। और बिल्कुल डे हाई पर जाकर हम बंद हो रहे हैं। ये एक स्ट्रेंथ का पैमाना कि आप मार्केट में पोजीशन ओपन करके रखना चाहते हैं, क्योंकि आप डे हाई पर तभी बंद होते हैं जब आप एक ये व्यू लेके चल रहे हैं कि अगले दिन आपको बड़ा गैप अप मिलने वाला है, ना कि गैप डाउन। तो मार्केट ये एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है कि यहाँ पर आपको एक कल बड़ा गैप अप मिलेगा। और मैं कुछ स्टॉक्स देख रहा था जहाँ पर लास्ट के 1 घंटे में अच्छी तेज़ी आई, उसमें एक बार आप लेकर आइए सारे के सारे IT स्टॉक्स। एक बार इनफैक्ट निफ्टी IT का इंट्राडे चार्ट दिखाइए ज़रा स्क्रीन पर, और ये क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है कि आज शाम का जो यूएस में बाउंस बैक है वो नैस्डैक लीड करेगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को आपको याद होगा नैस्डैक में बड़ी गिरावट आई थी। तो ये हमारी मार्केट जो है प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रही है कि आज शायद नैस्डैक वाले स्टॉक्स भी बाउंस बैक करेंगे और कल सुबह आपको एक वहाँ से पॉजिटिव क्यूज मिलेगा। ये हो सकता है TCS देखिए, HCL टेक देखिए, LTI माइंट्री देखिए, सभी में इंट्राडे में अच्छे खासे जंप्स आ रहे हैं। इनफैक्ट एक दो और स्टॉक देख लेते हैं इंट्राडे में, फिर वॉल पे कवर करेंगे। सन फार्मा में भी अच्छा मोमेंटम है, लेकिन ओवरऑल अच्छी क्लोज रही। करीब 1% ऊपर निफ्टी और करीब उतना ही ऊपर बैंक निफ्टी। तो देखिए निफ्टी IT पूरे दिन रेड में था या डाउन था, लेकिन टुवर्ड्स द एंड अच्छा मोमेंटम आया। यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स भी 1% ऊपर रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी तेज़ी रही। और एडवांस डिक्लाइन 1.5% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन पूरे दिन 3:1 का एक कांस्टेंट अच्छा खासा एडवांस डिक्लाइन रहा। और अगर आप सेक्टोरल ब्रेथ देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि सारे के सारे सेक्टोरल इंडिसेस जो थे आज ग्रीन में बंद हुए थे। देखिए एक भी आपको रेड नहीं दिखेगा यहाँ पर, सभी ग्रीन में। कैपिटल गुड्स 0.25% ऊपर, PSU बैंक 3.5% ऊपर, फार्मा 1.5% ऊपर। शानदार रैली, रियलिटी इंडेक्स करीब 1% ऊपर। चलिए निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं एक बार और देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ तेज़ी कहाँ मंदी। सबसे ऊपर टाटा कंज्यूमर, फिर BPCL, लार्सन एंड ट्यूब्रो, आयशर, हीरो, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटानिया, DV's लैब्स, इन्फोसिस, across the board, HCL Tech, even Tata Motors, Bharti Airtel, Kotak Mahindra Bank, LTI Mindtree, Adani Ports, ITC, सभी में तेज़ी थी। आज नीचे थे स्टॉक्स, उनमें NTPC करीब 0.25%,
और HDFC बैंक करीब करीब 1% नीचे था। JSW स्टील यहाँ पर हल्की सी वीकनेस थी, लेकिन क्लोज बहुत शानदार था। 220 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद होता है। जोरदार तेजी वाला 17 और 23,370 पर वो फाइनल क्लोज आता हुआ। 400-425 पॉइंट का इजाफा मिड कैप, 450 पॉइंट ऊपर तो निफ्टी बैंक में भी तेजी। अब सीधा सौदा में आज के दिन किस तरह की धमाकेदार प्रदर्शन आशीष और नीरज के बीच रहा, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा अपडेट। नीरज के परफॉर्मर्स जो हैं उसमें JSPL शॉर्ट साइड का ट्रेड, स्टर्लिंग एंड विल्सन तेजी में नंबर्स के बाद, वोल्टास तेजी में और लुपिन में भी खरीदारी रही करीब 4% तक की। अब लेकर आइए आप आशीष का परफॉर्मेंस। तो पटेल इंजीनियरिंग, येस बैंक, TCNS क्लोथिंग और AB फैशन एंड रिटेल, ये दूसरे ट्रेड्स आशीष वाले जहां पर भी हमने देखा आउट परफॉर्मेंस भरपूर। जी हाँ, बीते हफ्ते की सर्दर्दी के बाद बेहद सुखद एहसास अनुज इस सोमवार को नए कारोबारी हफ्ते में मार्केट सेट डे हाई, निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी PSU इंडेक्स शानदार मूव हुआ। कामना यही है कि मंगल और भी सुलझा हुआ हो और शानदार रहे, और इसी उम्मीदों के साथ कल एक बार फिर से पूरा का पूरा पैनल अनुज, मैं, हर्षता, नीरज जी और आशीष आपसे मुलाकात करेंगे सुबह मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।